अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं। देखिए दुनिया में जब पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो दोबारा पहिए का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। नए नए ट्रेंड्स के हिसाब से उसके हम दशो दशा को, उसकी जो है शक्ल को बदलते चले गए। लेकिन पहिए का आविष्कार दोबारा तो नहीं हुआ। किसी भी चीज का जो आविष्कार हुआ है वो एक ही बार हुआ है ना। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ तो बल्ब को मॉडिफाई हम लोग करते चले गए, आज उसकी जगह ट्यूबलाइट्स आ गई हैं। तो ऐसे ही हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स ने इस ट्रेनिंग को, इस सिद्धांतों को मॉडिफिकेशन तो दिया है, लेकिन इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की, इसके मूल स्वरूप को कभी छेड़छाड़ नहीं इसके साथ में की है। उससे कभी आप इधर उधर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए नया रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसी रास्ते को फॉलो करते चले जाना है जो रास्ता उन्होंने बताया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है PATH, पाथ। अगर एक एक लेटर को ध्यान से देखेंगे तो ये लेटर कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। जैसे अगर पी की बात करें तो पी फॉर होता है फर्स्ट लेसन। इस सेल्स के बिजनेस का जो फर्स्ट लेसन है दैट इज पेशेंस। पेशेंस सेल्स के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे पहले पेशेंस लूज होता है आदमी का। और जैसे भी आदमी का पेशेंस लूज होता है ना, वो गिव अप कर जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि 70 to 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पहले साल ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद भी अगर 10 से 20% लोग बचते हैं ना, तो ये दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है ना, दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन सभी से ज्यादा है। अगर 20% लोग भी वर्किंग है ना, 20% लोग भी अर्न कर रहे हैं, तो ये दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब आप किसी कॉलेज के अंदर कोई कोर्स कर रहे होते हैं, जब सिलेक्शन होता है, कोई कंपनी आपकी और कॉलेज में आती है कुछ लोगों को हायर करने के लिए, तो कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? या इसको ऐसा समझ लेते हैं कि जब किसी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स निकलते हैं तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन कितनों का होता है ना? वो कभी कभी 1% भी नहीं होता है। तो दुनिया में नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का रेशो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रेशो, है ना? और इस इंडस्ट्री के अंदर मान लेते हैं अगर 80% लोग फेल होते हैं, तो बाकी फील्ड से भी कम होता है, बाकी फील्ड से तब भी कम है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग पैदा करने वाली इंडस्ट्री है। आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में इतने लाख, इतने करोड़ लोग, इतने लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं। करोड़पति की बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो लाखों कमाने वालों की तो गिनती नहीं है। और हम तो कई बार ये बोलते हैं अगर लाखों में भी कमा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो लाखों कमाने वालों की तो गिनती ही नहीं है, कितनी गिनती है किसी को उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 65 लाख से ज्यादा करोड़पति हैं इंडस्ट्री के अंदर। और ये डाटा पिछले 5 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले 5 साल पहले का। अभी पता नहीं कितना बढ़ गया होगा, क्योंकि हमारी कंपनी में इतने सारे करोड़पति बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला लेसन जो है पेशेंस है। अब पेशेंस की जरूरत क्यों है इस बिजनेस के अंदर? क्योंकि देखिए हर काम अपने निश्चित समय पे होता है, और अच्छी चीजें होने में वक्त तो लगता ही है। कोई भी दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े काम हुए ना, उसमें टाइम लगा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो हमारा देश लगभग 800 साल गुलाम रहा है। 500 साल मुगलों का गुलाम रहा, उसके बाद 2 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, 800 साल के बाद आजादी मिली। लगातार 800 साल हमारे देश के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, लेकिन 800 साल के बाद एक अच्छी चीज हुई कि हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, तो 800 साल की लड़ाई लड़ने तक, इस देश को आजादी मिलने तक, इस देश के क्रांतिकारियों ने, इस देश के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने पेशेंस रखा। ठीक है, हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी दिग्गज लीडर हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं, वो रातों रात कामयाब नहीं हुए। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ लोग हैं जो परेशान करते हैं, तो उनकी कॉल आ जाता है ऐसे टाइम पे ही आती है, जब भी मीटिंग ले रहा होता हूँ तभी उनकी कॉल आती है। तो उनको मैंने आज फाइनली मना कर दिया कि मेरे पास में कॉल मत कीजिए आप। ठीक है, तो जितने भी दिग्गज लीडर हमारे देश के अंदर सक्सेस हुए हैं, पूरी दुनिया में सक्सेस हुए हैं, वो रातों रात कोई सफल नहीं हुआ उसके अंदर, है ना? उनको एक लंबा टाइम लगा है, सफलता के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, बहुत मुश्किलें झेली हैं, दुनिया का टॉर्चर सा है, दुनिया के लोगों ने पता नहीं उनको क्या क्या बोला है। फालतू का बिजनेस करना शुरू कर दिया, टोपी पहनाने का काम करना शुरू कर दिया। ये तो जो है लोगों को जोड़ता घूम रहा है, ये तो पता नहीं बैग उठा करके पता नहीं किस किस को बेवकूफ बनाता घूमता रहता है। इस तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते हैं, तो आदमी का मोरल जो है डाउन हो जाता है। उसका पेशेंस जवाब दे जाता है, वो फेल हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने कट्टर होते हैं, वो उनको कोई झुका ही नहीं सकता है।
और ऐसे ही लोग इतिहास लिखते हैं। तो ऐसे दिग्गज लोग जो हुए हैं आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने लंबा पेशेंस रखा है। ठीक है। सो अगर आपको उन लीडर जैसा बनना है, देखो हम किसी ना किसी से तो इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना, किसी ना किसी को देख के तो हमारा मन करता है कि ये करें। अगर हम किसी जॉब में भी जाते हैं ना, तो किसी ना किसी फ्रेंड को देख करके जाते हैं कि यार वो फ्रेंड उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो थोड़ा ठीक सा पैसा कमा रहा है, क्यों ना हम भी वही करें। ठीक है। किसी आईएएस को देख करके ही हमारा मन करता है कि हम भी आईएएस बने, किसी डॉक्टर को देख के ही हमारा मन करता है कि हम भी डॉक्टर बने, तो किसी सफल आदमी को देख के ही हमारा मन करता है कि हमें इसकी तरह सफल होना है। तो जब उस हम लोग क्या करते हैं ना, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट एंड रिजल्ट देखते हैं कि ये सक्सेस है तो हमें सक्सेस होना है, लेकिन उसके पीछे जो एक संघर्ष की कहानी है, उसके पैरों के घाव, उसके पैरों में पड़े छाले, उसने जो उसका जो माइंड जो है इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहा है, स्ट्रेस उसने झेला है, बहुत सारी चीजें झेली हैं, फैमिली की तरफ से, समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, वो चीजें हमें नहीं पता होती। हम सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं, हम उसका आज देखते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से निकल कर वो वहां तक पहुंचा है, वो किसी को नहीं मालूम होता। ठीक है। तो जब वो चीजें हमारे साथ में होनी शुरू होती हैं, तो दो बातें होती हैं, या तो हम गिव अप करेंगे, या फिर हम ये सोचेंगे कि अगर ये व्यक्ति सक्सेस हुआ है ना, तो चीजें तो वही हो रही है मेरे साथ भी जो इसके साथ हुई हैं। तो इसने गिव अप नहीं किया तो मैं क्यों गिव अप कर रहा हूँ, जबकि इंस्पिरेशन मुझे इसी से मिली कि मुझे इसकी तरह बनना है, तो इसकी तरह बनना है तो मुझे वो सब झेलना पड़ेगा जो उसने झेला है। ठीक है। दूसरी चीज, आप देखो कितना पेशेंस लोगों के अंदर होता है। रात को जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, एक चाय वाला चाय 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 चिल्लाता चला जाता है, बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं और उसको डांट भी देते हैं, यार तेरा दिमाग खराब हो गया, रात को कौन चाय पी रहा है ना, दिन में चाय बेचने है ना, रात को कौन चाय पी रहा है। लेकिन बीच में से एक आदमी उठ के बोलता है, भाई जरा एक एक चाय मुझे देना। तो उस एक व्यक्ति के लिए, हो सकता है उसको सर में दर्द हो, उसको चाय की नीड हो, उस एक व्यक्ति के लिए वो बंदा काम कर रहा होता है वहां पे। उसे मालूम है, उसको भी अपना एवरेज पता है। इस सेल्स के बिजनेस का भी एक एवरेज होता है, उसको भी अपना एवरेज पता है कि अगर मैं पूरे 2 डिब्बे के अंदर घूमता हूँ तो मेरे को 10 चाय बिक जाती है। तो बाकी लोग जो पूरे दो कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं वो नहीं ले रहे, उससे कोई लेना देना नहीं इसका। उसको उन 10 लोगों से लेने देना है जो वो लोग लेने वाले हैं। ठीक है। तो सेम चीजें आपके साथ भी हैं। ठीक है। आपको भी सिर्फ उनकी चिंता करनी है जो आपके साथ आने वाले, जो नहीं आ रहे, वो आपको सिखा रहे हैं, उससे नुकसान नहीं हो रहा है, वो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। आप सोच के देखिए, एक बॉलर को हर बॉल पे कभी विकेट नहीं मिलता है। एक पूरे मैच के अंदर 10 ओवर के स्पेल में एक आदमी को 2 विकेट मिलते हैं। 60 बॉल फेंकता है, 58 बॉलें उसकी ऐसी चली जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं है ना कौन सी 2 बॉल पे उसको विकेट मिलेगा, इसलिए वो बाकी की 58 बॉलें भी फेंकता है। ऐसी बैट्समैन है, उसे मालूम नहीं है हर बॉल पे स्कोर मारेगा कि नहीं मारेगा, या किस बॉल पे मारेगा। ठीक है। तो वो पेशेंस रखता है कि जब एक खराब बॉल आएगी तो उसके ऊपर वो चौका या छक्का मारेगा। ठीक है। माय डियर लीडर्स, देखिए ये बिजनेस सिखाता है। एक रूल होता है, SW रूल बोलते हैं इसको। ठीक है। SW5 रूल। SW5 रूल क्या होता है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है। कि आपको सोचना ही नहीं है, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, स्टार्ट वर्किंग, अपना काम चालू करो आप। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छी चीजें होने का वक्त लगता ही लगता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बताता हूं, मैं KFC का मालिक डेविड सेंडर, जिसकी उम्र 65 साल थी, उसकी रेसिपी 65 साल में एक्सेप्ट हुई। ठीक है। कितना रिजेक्शन उस बंदे ने झेला है, कितनी जगह वो परेशान हुआ है। ठीक है। 65 साल की एज में उसकी रेसिपी मंजूर हुई, लेकिन उसके बाद में आज 118 कंट्रीज KFC के आउटलेट्स हैं। कितनी बड़ी चेन है, आज हमारे हर मॉल के अंदर आपको KFC का आउटलेट जरूर मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है। लाखों करोड़ों डॉलर का अमाउंट उसके अकाउंट में डेली जाता है आज की डेट में। एडिसन को 10,000 बार आविष्कार तो सिर्फ इसलिए करना था, उसका फॉर्मूला ढूंढने के लिए, बल्ब का फॉर्मूला ढूंढने के लिए 10,000 आविष्कार करने पड़े। लेकिन एक प्रॉपर बल्ब बनाने तक उसको 4,000 आविष्कार और करने पड़े, 4,000 प्रैक्टिकल और करने पड़े। ठीक है। तो यानी कि 14,000 प्रैक्टिकल करने के बाद में प्रॉपर बल्ब तैयार हुआ था। 10,000 बार तो फॉर्मूला मिला था उसको, हम 10,000 का एग्जाम्पल देते हैं ना हमेशा। 10,000 बार में फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला मिलने के बाद भी एक प्रॉपर बल्ब तैयार करने के लिए जो घर में लग सके, 4,000 एक्सपेरिमेंट और करने पड़े उसको। तो पेशेंस कितना उसका, आप देखिए कितने हाई लेवल का पेशेंस उस बंदे के अंदर था। तो अगर बड़ी सफलता चाहिए ना, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोच के देखिए कि नाम कितना बड़ा होता है उसके बाद में, उससे पहले तो कोई पूछता ही नहीं है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो सारे लोग गालियां दे रहे होते हैं कि पागल हो गया, हर टाइम इसी काम में लगा रहता है ना। लेकिन जब आप सक्सेस होते हैं ना, तो वही लोग सब आपकी तारीफें करते हैं, सब लोग तारीफें करते हैं। जब मैं 2011 के अंदर काम करता था बिजनेस में,
और मेरे साथ में बड़ा ऐसा टाइम चल रहा था जब मैं संघर्ष में था और बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। दुनिया भर के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, मेरा नाम मुकेश है तो मुकेश अंबानी लोग बोलते थे, देखो मुकेश अंबानी टीम के साथ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे कि गाड़ी ले लेगा तो इसी गाड़ी पे सबसे पहले पहुंचा मैं मारूंगा, है ना, ये गाड़ी ले नहीं सकता, इनकी औकात नहीं गाड़ी लेने, लेकिन इनका इनके हाल देखें तुमने, फटीचर लोग हैं सारे के सारे, पूरा खानदान फटीचर है इनका, ये सब डायलॉग मुझे सुनने को मिलते थे। तो उस टाइम पे सब लोग मेरे खिलाफ थे, कोई नहीं सुनता था। फिर एक गाड़ी ली, ठीक है, तो थोड़ा सा शांति उनको मिली, उसके बाद भी शांति नहीं मिली, फिर बोलने लगे, डिब्बा ले लिया, टिन का डिब्बा ले लिया, नैनो कोई गाड़ी होती है क्या, है ना, इसे तो बाइक ले लेता, है ना। तो उसके बाद भी लोगों को चैन नहीं मिला, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर फ्लाइट में बैठे, विदेश गए, है ना। जब ये सिलसिला चालू हो गया, जब लोगों को लगने लगा कि ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है भाई, तो फिर वो कहने लगे एक दिन, माँ हमें तो मालूम था भाई इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो इनको तो मिलना ही था ये सब कुछ। ठीक है, तब वो लोग थोड़ा सा शांति पकड़ के बैठे। तो जिस दिन आप सफल हो जाते हो ना, तभी लोग आपको जो है रोकना बंद करते हैं, नहीं तो लोगों का काम तो यही है कि वो हमेशा आपको रोकेंगे, हमेशा आपको टोकेंगे। लेकिन हमारा पेशेंस, जो हमने सेल्स में पहला लेसन सीखा है कि पेशेंस ही है जो आपको इस बिजनेस में कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो पहला स्टेप था पेशेंस, सेकंड आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि हमारा नजरिया किस तरह का होता है। ठीक है, 100% सक्सेस जो है ना आपके एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करती है। और दुनिया में एटीट्यूड ही एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा वर्ड है जिसके हर लेटर को अगर आप ध्यान से देखें, और अगर इसको अल्फाबेटिकली के ऑर्डर के हिसाब से अगर नंबर देना शुरू कर दिया, जैसे ए को हमने 1 नंबर दे दिया, बी को हमने 2 दे दिया, सी को 3 दे दिया, है ना, डी को 4 दे दिया, ऐसे करके 26 लेटर को, लास्ट का अक्षर जेड होता है, 26वां नंबर उसका हो गया। अगर हर लेटर के नंबर को हम जोड़ दें तो दुनिया का एकमात्र ये शब्द ऐसा है जिसको जोड़ के 100 आता है। ठीक है, तो 100% सक्सेस के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ही दुनिया में सक्सेस होते हैं, नहीं तो बाकी सब लोग ऐसे ही रह जाते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्योंकि नॉर्मल जैसे नॉर्मल सोच होती है उनकी, नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं वो लोग। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, 2-3 तरह के सेल्समैन होते हैं। एक आदमी जब किसी को प्लान दिखाने जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि चलो आज एक मुर्गा बना के आते हैं। जैसे इंश्योरेंस वाले ज्यादातर क्या बोलते हैं, पॉलिसी चिपका के आ गए हूँ, यही बोलते हैं ना ज्यादातर, अरे उसको एक पॉलिसी से मैं उसको चिपका के आ गया। उनकी सोच ही होती है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने कमीशन से लेना देना होता है, किसी के उसे किसी के जिंदगी से या किसी के नाम उसको क्या फायदे होंगे क्या नहीं होंगे उससे कम मतलब होता है। कुछ ही सेल्समैन ऐसे होते हैं, कुछ ही इंश्योरेंस पॉलिसी एडवाइजर ऐसे होते हैं जो वाकई में लोगों की चिंता करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम पॉलिसी एडवाइजर को मैंने देखा, क्योंकि 1 साल मैंने भी इंश्योरेंस में काम किया है, तो मुझे भी मालूम है कि मैक्सिमम पॉलिसी एडवाइजर इसी यही सोच के जाते हैं कि मैं आज किसी बंदे को पॉलिसी चिपका के आऊंगा। ठीक है, यही कहानी होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी लोग होते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज मैं किसी ना किसी को बॉटल बेच के आऊंगा, है ना, या प्रोडक्ट बेच के आऊंगा। तो कुछ लोग इस एटीट्यूड के साथ मार्केट में जाते हैं, ऐसे लोग लंबा नहीं चलते। एक आदमी ये सोच करके मार्केट में जाता है कि उसको मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव बना के आऊंगा, ठीक है, या उसको मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बना के आऊंगा, या उसको मैं डायमंड बना के आऊंगा। ठीक है, एक व्यक्ति ये एटीट्यूड के साथ में जाता है, तो दोनों में कितना फर्क है। एक आदमी एक बंदे की जिंदगी बनाने के लिए जा रहा है, और एक आदमी किसी को सिर्फ बॉटल बेचने जा रहा है, दोनों में फर्क कितना बड़ा है। आपको एक चीज बताता हूँ, एक गांव में क्या हुआ, एक बार अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा गांव में तो बहुत लंबा टाइम अकाल चलता रहा, लोग भूखों मरने लगे, पानी की बूंद कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तो वहां पर दूर पर्वत पर एक मंदिर था, और मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने बोला कि चलो भाई भगवान के लिए, है ना, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए चलो एक हवन करते हैं, है ना। पूरे गांव को उसमें बुलाया गया। तो सिर्फ एक लड़का था जो लेट कर रहा था, उसका इंतजार हो रहा था, वो लड़का निकल के नहीं आ रहा था। तो बाद में जब वो आया वहां पे तो छाता लेके आया। उससे पूछा भाई तू देर क्यों कर रहा था। उसने बोला कि मैं छाता ढूंढ रहा था, कि इतनी धूप हो रही है, इतना भयंकर गर्मी हो रही है, तो छाता क्यों ढूंढ रहा था। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, बारिश होगी इसलिए छाता ले पहले ही लेके आया हूं मैं। ठीक है, अब वो वहां पे हवन शुरू हुआ, छाता खोल के ही बैठा हुआ बंदा हवन के अंदर, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ देर के बाद में बारिश हुई। कुछ देर के बाद में बारिश हुई वहां पे। ठीक है, उस व्यक्ति का विश्वास इतना बड़ा था, उसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव था कि उसे भरोसा था कि आज हम भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो आज बारिश होनी ही होनी है। बाटा शू कंपनी के जब बाटा शू कंपनी लॉन्च हुई, तो उसके बाद में उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपने अपने सेल्समैन को भेजा कि भाई देख के आओ कहाँ हमारा बिजनेस अच्छा हो सकता है। तो एक स्टेट के अंदर एक गांव था जहाँ पे उसने अपने 2 सेल्समैन को भेजा कि जरा वहां उस एरिया में देख के आओ कि वहां पे हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना हमें स्टॉक बनाना चाहिए कितना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करके उसने 2 सेल्समैन को वहां पे भेज दिया।
तो दोनों गए, दोनों ने रिपोर्ट उसको भेजी। तो एक रिपोर्ट में था कि सर यहाँ पे अपना बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं, कि नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे तो लोग जूते पहनते ही नहीं है। तो ये मूर्ख लोग जूते पहनते नहीं, तो जूते हमारे बिकेंगे कैसे। दूसरे रिपोर्ट में लिखा था कि सर आप अपने स्टॉक को डबल कर दीजिए, हमारे यहाँ पे जूते खूब बिकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जूते पहनते ही नहीं है। तो जब इनको ये बताया जाएगा कि जूतों से फायदा क्या होगा, कि जूते आपके पैर की सुरक्षा करेंगे कांटों से, कील से, पत्थर से। जूते आपके पैर की सुरक्षा करेंगे छाले पड़ने से। जूते आपको बारिश के पानी से बचाएंगे। जूते आपको कीड़ों के काटने से बचाएंगे। जूतों से बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। तो जब ये बेनिफिट्स इसमें बताए जाएंगे ना, तो निश्चित मान के चलिए कि लोग जूते खरीदेंगे। तो दोनों सेल्समैन का एटीट्यूड बड़ा अलग अलग था। तो ऐसे ही इस बिजनेस में दो तरह के लोग सोचते हैं, इस बिजनेस को लेके दो तरह की सोच होती है लोगों की। एक वही कि टोपी पहनाने का बिजनेस है। तो कभी लोग ये नहीं सोचते कि गुरतेज सर को भी किसी ने टोपी पहनाई, है ना, और नईम सर को भी किसी ने टोपी पहनाई, जावेद सर को भी किसी ने टोपी पहनाई, और उनको टोपी जिसने पहनाई थी उसको भी किसी ने टोपी पहनाई, मुझे भी किसी ने टोपी पहनाई। तो इसमें जितने भी 65 लाख लोग करोड़पति बने हैं ना, सबको किसी ना किसी ने टोपी पहनाई है। अगर टोपी पहनने से इस इंडस्ट्री के अंदर 153 लोग हवाई जहाज खर्च खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर परचेज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी टोपी तो सबको पहननी चाहिए। ठीक है। इस बिजनेस के लिए नजरिया जो लोगों का है वो चेंज होना शुरू हो गया है। कोरोना के बाद से इस बिजनेस को लेके लोगों का नजरिया चेंज हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों का नजरिया नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत जल्दी से मानते नहीं है। इंडिया में एक तो सलाहकार बहुत ज्यादा है, रायचंद ज्ञानचंद बहुत ज्यादा लोग हैं। इंडिया के लोग जल्दी से किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो जल्दी भूलते हैं चीजों को। उन्हें वो दिन याद नहीं रहा जब कोरोना के अंदर, है ना, वो हाफ सैलरी पे काम कर रहे थे घर में बैठ के। कोरोना के टाइम पे जब वो फुल सैलरी अपनी खो चुके थे, यानी कि उनकी नौकरी चली गई थी, वो टाइम भूल गए। उनकी दुकानें नहीं चल रही थी, दुकानें बंद हो गई थी, दुकान में रखा रखा सामान खराब हो गया, वो टाइम भूल जाते हैं। तो जो लोग भूल जाते हैं उनको याद दिलाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो चाहते हैं कि वो दर्द का एहसास दोबारा से ना हो, तो वो जल्दी समझ में आते हैं। अगर ऐसे 1% लोग भी हुए, तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड एक ऐसी चीज होती है कि आदमी उससे अगर नहीं सीखता है ना, अपने बुरे हालातों से नहीं सीखता है, और चीजों को पॉजिटिवली नहीं लेता है, तो वो हमेशा जिंदगी में तंग ही रहता है, दुखी रहता है। ठीक है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे ऐसे नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, नाराज होके बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को सिर्फ चीजों के अंदर कमियां ही ढूंढने की आदत होती है। उनका एटीट्यूड भी इस तरह का होता है। अच्छा, उनसे कुछ चीज चेंज करने के लिए बोलो तो वो उनको नहीं दिखती है। ठीक है। यानी कि हम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कमियां ठीक नहीं करते, लेकिन दूसरी चीजों में कमियां ढूंढते हैं। तो अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए। तो इस बिजनेस को लेके एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए, कि अगर इतने सारे लोग सक्सेस हुए तो भाई मेरे अंदर कौन सी कमी है। अगर एक आदमी जो 8वीं पास था, वो पंखा बनाता था, पंखा सही करता था, अगर वो इस बिजनेस से 45 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो मेरे अंदर कौन सी कमी है, मैं तो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है। बात यहाँ पे है ही नहीं कि कौन आदमी कितना पढ़ा लिखा था, कौन आदमी कैसा था, काला था, पीला था, कैसा था, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पे है, ये है कि आप इस सिस्टम को कितना फॉलो करते हो, है ना, आप इस सिस्टम को कितना जीते हो, उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आप एक बहुत शानदार लेवल की पढ़ाई आपने की हो, लेकिन फेल हो आप इस बिजनेस के अंदर। हो सकता है कि आप बिल्कुल गुरतेज सर की तरह कम पढ़े लिखे हो, लेकिन बहुत बड़े सक्सेसफुल हो गए। तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, एक्शन ही डिसाइड करते हैं ना हर चीज को। हमारी आदतें, हमारा एटीट्यूड, हमारे एक्शन ही डिसाइड करते हैं कि हम कितने बड़े सक्सेस होने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोगों के फेल होने का रीजन इस बिजनेस में यही है कि उनका एटीट्यूड ही ठीक नहीं होता है। और एटीट्यूड की ही लड़ाई है, और कुछ नहीं है। तीसरी चीज आती है टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा इसको बोला जाता है यहाँ पे। इसका मतलब सीधा सीधा होता है सिखाने की योग्यता। अब किसी के अंदर सिखाने की योग्यता तो तभी आती है ना, जब वो सीखने की इच्छा पैदा करे अपने अंदर। जब वो सीखेगा तभी सिखा सकता है। जैसे एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है ना, ऐसे ही एक अच्छा सीखने वाला, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है। तो अगर आप, जैसे कि सेल्स के बिजनेस में बोला जाता है, इफ यू वांट टू अर्न अलॉट, सो यू हैव टू लर्न अलॉट। अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सीखना, इस बिजनेस को सीखना, इस बिजनेस का नेचर क्या है, इस बिजनेस का सिस्टम क्या सिखाता है, वो सीखना बड़ा जरूरी है। आपने कॉलेज में कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, उससे कुछ नहीं होना। उससे तो 15-20 हजार रुपए आपके तय हो जाएंगे, वो तो सीमा में बांधता है आपको। अगर आपको लिमिटलेस जाना है, अगर लिमिटलेस उड़ना है, ठीक है, ऊंचाइयां तय करनी है ना, ऊंचाइयों से आगे जाना है, गहराइयों से नीचे उतरना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो सीखना पड़ेगा जिसको सीखने के बाद में आपको 2 लाख रुपए हफ्ता, 5 लाख रुपए हफ्ता, 10 लाख रुपए हफ्ता, हफ्ते के हिसाब से इनकम आनी शुरू होती है। तो जिस बिजनेस में ऐसा होता है, तो उस बिजनेस को सीखना जरूरी है। ठीक है। सो डियर,
सीखने के लिए एक तो कोई बहाना नहीं चाहिए। सबसे पहले चीज तो ये है, सीखना छोड़ के अगर हम बाकी कामों में उलझेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, दुनिया के सेलिब्रेशन में जाने से अपने सेलिब्रेशंस कभी नहीं बनते। अपने सेलिब्रेशंस मनाने हैं ना, तो दुनिया के सेलिब्रेशन को कुछ टाइम के लिए भूलना पड़ेगा, सीखने आना जरूर पड़ेगा। बहुत से लोग बहाना बना देते हैं ना, मैं ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि आज मेरे घर पे गेस्ट आए थे। ये सबसे कॉमन बहाना है कि आज मेरे घर पे गेस्ट आए थे, ठीक है, या मैं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया, ठीक है, या आज मैं मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, है ना, या आज मेरे घर में बिजली नहीं थी। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन बहाने हैं लोगों के। सीखने वाला कुछ भी कर सकता है, वो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ता सीखने के लिए, वो हमेशा सीखने में लगा रहता है। आप सोच के देखो, हम एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, है ना, हम बीएड करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं शुरू से लेके, और हमारी अपनी आज तक की पढ़ाई पर कितना टाइम हम अपनी जिंदगी का देते हैं। 20-22 साल हम लोग पढ़ाई लिखाई में ही टाइम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कितना हम कमाते हैं, कितना कमाते हैं, हमारा एक्सपेंस ही तय करता है हम कितना कमाएंगे, ठीक है। और कभी कभी तो एक्सपेंस करने से भी, खर्च करने से भी नहीं होता है। खर्च करने के बाद भी आदमी को छोटे मोटे काम धंधे करने पड़ते हैं, ठीक है। सो हम किस फील्ड में जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ के अंदर कितना आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हम सीख ही नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आके आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, सिर्फ स्टीरियोटाइप लोगों की तरह से हम ये सोचते रहेंगे, अरे ये तो चलता ही नहीं है, ये तो फालतू का बिजनेस है ना। एक लोग होते हैं ना, तो स्टीरियो जिन्होंने मन में पैदा होने से पहले ग्रंथि बना ली है, अरे वो तो चलेगा ही नहीं, है ना, ये तो चलता ही नहीं। जैसे हमारे पुरखों ने हमें सिखाया कि बेटा पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो, तो हमारे बेटे को भी वो सिखाया, उनके बेटे को भी उन्होंने वही सिखाया, उन्होंने अपने बेटे को वही सिखाया, है ना। और ऐसे ही परंपरा चल गई कि बेटा वाकई में पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। लेकिन किसी ने भी नहीं सिखाया कि पैर खूब फैलाओ लेकिन चादर को बड़ी करने की तैयारी करो। अब चादर बड़ी करने का ऑप्शन किसी के पास में होता नहीं, तो चादर बड़ी करने के लिए क्या करते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट जॉब की जगह गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। और गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को मिल रही है, दुनिया को मालूम है ना। और आज तो उसमें पेंशन भी नहीं मिलती। और गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही आना है तो भैया पहले से ही आ जाओ ना, पहले ही आ जाओ। अगर इतने सारे गवर्नमेंट जॉब के लोग अगर आज मेरी टीम में काम कर रहे हैं और सभी लोगों की टीमों में काम कर रहे हैं, तो जब उनको गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है, तो इतना पढ़ाई लिखाई, इतना एजुकेशन में पैसा क्यों खर्च किया, पहले ही आ जाओ। तो जितनी भी यंग जनरेशन है उनको अगर ये बात हम नहीं सिखाएंगे तो वो ऐसे ही पैसा लगाते चले जाएंगे, ठीक है। सो आदमी पैसा भी वहां खर्च करता है जहां से रिटर्न नहीं मिलने वाला होता है, और जहां से रिटर्न बहुत बड़े मिलने वाले होते हैं ना, वहां पैसा कम खर्च करता है, करना नहीं चाहता वहां पे पैसा। ये बिजनेस लोगों को इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है, देता है और दे रहा है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते, यहाँ सोचते हैं कि यहाँ तो ऐसे ही काम हो जाए बस, है ना, या कोई तीसरा व्यक्ति काम कर दे उससे सब कुछ हो जाए। लेकिन दुनिया में बाकी जो काम वो करता है वहां पे खूब पैसा खर्च करता है, उसे मालूम है बिना पैसा खर्च करके कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तो इस बिजनेस को अगर आपको जीतना है, इस बिजनेस के अंदर आपको जीतना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चौथी चीज आती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस के अंदर नहीं, पूरी लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगी में अगर आप ईमानदार नहीं होना तो आप फेल होंगे, किसी भी फील्ड में हो जाए। या तो आप एक इंसान के रूप में फेल होंगे, ठीक है, या फिर आप अगर बिजनेस में ईमानदार नहीं तो बिजनेसमैन के रूप में फेल होंगे। अच्छे अपलाइन नहीं है ना, अपलाइन के रूप में फेल हो रहे हैं, यानी कि अपलाइन के रूप में ईमानदार नहीं है तो अपलाइन के रूप में फेल हो जाएंगे आप, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, ठीक है। और अच्छे आप डाउनलाइन नहीं है ना, उसमें ईमानदारी नहीं बरतते तो आप एक अच्छे डाउनलाइन भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आदमी अगर किसी भी फील्ड के अंदर ईमानदारी से काम नहीं करेगा ना तो फेल तो होना सा निश्चित है। इस बिजनेस में ईमानदारी हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी ईमानदारी की वजह से ही ये बिजनेस चलता है ना। एक आदमी को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक नेटवर्कर को अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के बीच का मैग्नेट होना चाहिए, मैग्नेट, है ना। जैसे उसकी टीम उससे चिपकती है वैसे ही उसका अपलाइन भी उससे चिपकना चाहिए, वो अपने अपलाइन को चिपकना चाहिए, क्योंकि अपलाइन से ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और जो अपलाइन से सीखोगे आप यही अपनी टीम को देने वाले हो। तो बीच के मैग्नेट का काम कौन करेगा, मैंने अगर मीटिंग ऑर्गेनाइज करी तो आप सब लोगों का फर्ज क्या होना चाहिए कि अगर सर ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है तो जल्दी जल्दी अपनी टीम को मैसेज भेजें, जल्दी जल्दी मैसेज भेजें कि भाई मीटिंग अटेंड करनी है आज, ठीक है। तो ये काम जब प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो ही हम फेल होते हैं। जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस मिले
कि आपको आज हम अगले हफ्ते हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, तो इस सेमिनार के लिए हमें तैयारी करनी है, तो इंस्ट्रक्शंस किसको मिला? आपने जो मेन मेन लीडर्स हैं उनको मिल गया। उन लोगों को पूरा धावा बोल देना चाहिए टीम के साथ 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 में बैठ करके मीटिंग्स करने के लिए, कि चलो मीटिंग्स करनी है क्योंकि टिकट आ गए हैं, टिकट का कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, और टिकट से हमें जो है सेल आउट करने हैं या टिकट हमें प्रमोट करने हैं, तो जल्दी जल्दी सारा काम करना चाहिए। तो ये सारे काम अगर ऑनेस्टी से नहीं होंगे तो फेल होना तो तय है इस बिजनेस के अंदर। अगर ट्रेनिंग में अपलाइन ने बुलाया और दुनिया भर के बहाने हमने बना दिए, फेल होना तय है। अपलाइन ने बोला कि लिस्ट बन जानी चाहिए कल तक, है ना, और इस तरह से लिस्ट बनानी है, लेकिन हम भूल गए, हमने लिस्ट नहीं बनाई, तो फेल होना तो तय है। अपलाइन ने बोला कि भाई हर सेमिनार के अंदर आपके गेस्ट होने चाहिए, लेकिन इस बार नहीं लेके आया, हमें अगली बार के लिए वादा कर दिया, अगली बार हमें कोई और परेशानी है कि उसके लिए भी हमने बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, तो सेमिनार तो एक महीने में एक बार हो रहा है, और एक बार ना लाने की वजह से 2 महीने हमारे खराब हो गए, तो फेल होना तो तय है। ठीक है, अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लाइफ के हर पन्ने पे फेल शब्द नजर आएगा लिखा हुआ आपको। ठीक है। सो इस बिजनेस को जीने के लिए आपको ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा, नहीं तो फेल होना तय है। आगे चलते हैं, 3 चीजें ऐसी हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आपको इस बिजनेस में 100% सफलता दिला देंगी। ये जो 4 चीजें मैंने अभी आपको बताई, है ना, PATH, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये 4 चीजें जो मैंने बताई बताई आपको, ये आपके लिए क्वालिटीज हैं। एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक सेल्स पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये वो क्वालिटी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 चीजें कौन सी हैं जो इस बिजनेस में आपको 100% सफलता दिला देंगी। पहली चीज एक्साइटमेंट, है ना, कितने परसेंट काम करता है ये? 90% काम आपका एक्साइटमेंट की वजह से हो जाता है। सेकंड चीज टेक्निक्स, ये कितने परसेंट काम करती है? 8% काम करती है, यानी कि 8% सफलता आपको टेक्निक्स से मिल जाएगी। ठीक है। और फाइन ट्यूनिंग, तीसरी चीज फाइन ट्यूनिंग, मात्र 2%, छोटी सी चीज है, लेकिन इसके बिना आपकी 98% चीज बेकार हो जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे। जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ना तो कोई पे आउट हमारा होता है उस टाइम पे, है ना, ना ही हमारा कोई अचीवमेंट होता है। डे 1 में किसी को कोई अचीवमेंट होता है कि नहीं होता? कोई पे आउट होता है? हमारा नहीं होता, अभी तो काम ही शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे पे आउट हो जाएगा, है ना। तो उस पहले दिन जब हम लोगों के पास जाएंगे तो क्या चीज लेके जाएंगे? हमारा एक्साइटमेंट ही वो चीज होती है जो हम पहले दिन लोगों के पास लेके जाते हैं। अभी एक आदमी की, एक लड़के की, एक लड़की की शादी नहीं हुई है, लेकिन एंगेजमेंट से ही वो पागल से हो जाते हैं, दुनिया से दूर, कटे कटे, अपने में मस्त, ठीक है, बस फोन पे लगे रहते हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड। दुनिया दिखती नहीं है उन लोगों को, दुनिया दिखती ही नहीं है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट, अभी शादी नहीं हुई, है ना, वाइफ घर में नहीं आई, दहेज का माल घर में नहीं आया, लेकिन एक्साइटमेंट देखो जैसे शादी हो चुकी हो, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट, है ना। यार दोस्त भी कहने लगते हैं भाई क्या बात है, बड़ा आजकल बड़ा खुश रहता है तू, आज तो आजकल तो मिलने भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ रहता है। अब उसे क्या पता भैया इतना एक्साइटेड है बंदा क्योंकि शादी होने जा रही है ना। तो ये बिजनेस से आपकी शादी होगी तो कैसा एक्साइटमेंट होना चाहिए आपका, है ना। सोच के देखिए, ये बिजनेस ही है आपका सब कुछ, ये गर्लफ्रेंड भी आपका यही है, बॉयफ्रेंड भी आपका यही है। तो सोच के देखो कैसा एक्साइटमेंट होगा। 90% सफलता आपको आपके एक्साइटमेंट से, जब आदमी पहले दिन चेक नहीं होता ना, पे आउट नहीं होता, और लोग के पास में जाता है और बताता है इस बिजनेस के बारे में कि भाई मुझे ऐसा कुछ मिल गया जिसकी वजह से मैं तो सक्सेस होने वाला ही हूँ, अगर तू मेरे साथ में आना चाहता है तो सोच ले, तेरे पास मौका है तेरी सफलता के लिए, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा भाई। ठीक है। तो उसे लगता है पता नहीं क्या इसको मिल गया है जो इतना खुश होकर दिखा रहा है, ऐसा क्या मिल गया इसको। ठीक है। तो अगर वो डर डर के बोलेगा यार मैं इसको इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो मेरी क्लास ना लगा दे, है ना, कि पता नहीं क्या बोलेगा, आपने आपने धीरे से बोला भाई मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है ना, यार उसका प्लान देखने चलना तो मेरे साथ। अच्छा वही जिसमें दो तो जोड़ते हैं, दो नीचे दो ऊपर, है ना, फिर दो और वो लेके आता, फिर दो वो लेके, वही कंपनी ना। अब बेटा कर करके देख लिया मैंने बहुत सारे, मैंने बहुत कंपनी करी इस तरह की, है ना। कुछ नहीं होता, बेकार के चक्कर में ना पड़, जो है ना वो भी चला जाएगा। अब बच्चे पालने ना, तेरे को बच्चे पाल ले तरीके से, है ना, कहीं नौकरी पोकरी कर ले, उसी से कुछ होने वाला है। इन कामों से कुछ ना होता भाई, किसी का ना हुआ आज तक, यही डायलॉग मिलते हैं सुनने को, है ना। अब इस आदमी को क्या डायलॉग मिलता है सुनने को? यही तो मिलता। अब इसको मालूम ही नहीं है कि इस बिजनेस में जो टेक्निक सिखाई जाती है, क्योंकि अभी तो ये आज इसने अभी सीखा नहीं कुछ भी, और ये पहले दिन ही मार्केट में उतर गया।
किसी भी आदमी को आपको ज्वाइन करने के तुरंत बाद मार्केट में नहीं भेजना है, और अगर भेजना है तो प्रॉपर गाइड करके भेजना है, प्रॉपर गाइड करके। जैसे कि आज मैं आपको इनविटेशन के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, तो वो इनविटेशन की चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी ना, तो मार्केट में भेजना ही नहीं है। उसके लिए इनविटेशन आप करो फिर। किसी भी नए व्यक्ति को हम कॉलेज में, हम स्कूल में एडमिशन दिलाते ही बच्चे को नौकरी के लिए भेज देते हैं क्या? कि जा बेटा, आज तेरे को मैंने प्लेवे में एडमिशन दिला दिया, ठीक है, और कल से तेरे को नौकरी भी ज्वाइन करनी है। कुछ कर पाएगा वो? उसे तो कुछ भी नहीं आता बेचारे को। तो वही है, अभी तो बच्चा प्लेवे में आया है और उसको नौकरी करने उसे भेज दिया, भीड़ में भेज दिया, भेड़ियों की भीड़ में भेज दिया। कैसे हो जाएगा? शिकार होके आएगा वो, शिकार थोड़ी कर पाएगा। इसलिए क्या है, उसको जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक उसको नहीं आपको भेजना है मार्केट के अंदर। तो उस टाइम पे कौन काम करेगा? उस टाइम पे आप काम करोगे उसके लिए, उस टाइम पे आप उसके इनविटेशन करोगे लोगों को, ठीक है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग अटेंड करता है और सीखता है कि 90% सफलता तो भाई एक्साइटमेंट से मिल जाएगी। अब एक्साइटमेंट कैसे आएगा उसके अंदर? कैसे एक्साइटमेंट आता है? तो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एक्साइटमेंट आता है लोगों के अंदर। कैसे? सबसे पहले तो इस बात का भरोसा होना चाहिए, यार मेरा दोस्त अगर सक्सेस हो सकता है तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, है ना। एक आदमी टैक्सी चलाने वाला कामयाब हो सकता है तो यार मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। एक आदमी पंखा सही करने वाला कामयाब हो सकता है तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। जब इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। मैं कहीं नौकरी करने जाऊंगा तो मुझसे धर्म पूछा जाएगा, मुझसे मेरी जाति पूछी जाएगी, मुझसे मेरा क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, मुझसे मेरी एज पूछी जाएगी, मुझसे मेरा हाइट पूछी जाएगी। दुनिया भर की चीजें मुझसे पूछी जाएंगी, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पूछा जाएगा मेरे से, है ना। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी मेरे से, दुनिया भर की चीजें पूछने के बाद वो कितने पैसे देंगे मेरे को? 18-20 हजार रुपए। और इस बिजनेस में कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ एक चीज पूछी कि जिंदा हो, जीतने के लिए क्या कर सकते हो। अगर जीतने की जिद और जीतने का जुनून है तो इस बिजनेस में आ जाओ, और नहीं तो मुर्दों का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। सीधा सीधा ये बात पूछी जाती है। अगर जीतने का जुनून है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जीतने की जिद है, तो इस बिजनेस के अंदर आ जाओ, ये आपके लिए ही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई मुर्दों की भीड़ में जाके शामिल हो जाओ, उन्हीं की तरह जियो, उन्हीं की तरह मर जाओ, कोई नहीं पूछता, ठीक है। सामान्य आदमी, सामान्य सोच रखने वाला आदमी सामान्य जिंदगी जीता है, सामान्य लोगों की तरह मर जाता है, पूछता नहीं फिर, है ना। 4-5 लोगों से पीछे जाते हैं शमशान घाट तक, है ना, और बहुत बहुत से तो बीच में से लौट के जाते हैं, पूरा वहां तक भी नहीं छोड़ के आते हैं। इतना जल्दी आदमी पीछा छुड़ाना चाहता है। सो लेकिन अगर उसने कुछ बड़ा किया होता तो? गांधी जी की पुण्यतिथि पे आज भी पूरा इंडिया प्रेयर कर रहा है। आज भी पूरा इंडिया उनकी आत्मा को शांति के लिए जो ना मौन रखता है। आज भी जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जितने भी हमारे देश के अंदर महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे देश में बहुत बड़े ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कोई योगदान दिया है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको पूरी दुनिया याद करती है पूरी दुनिया याद करती है। हमारे मोहल्ले के अंदर एक हफ्ते पहले किसकी डेथ हुई थी पता ही नहीं किसी को भी, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि बड़े लोग कभी नहीं मरते। बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े आदमी, बड़ा आदमी कौन होता है? जिसने कुछ बड़ा करके दिखाया हो, वो कभी मरता नहीं है। वो हमेशा अमर रहता है, हम लोगों के बीच में रहता है। सामान्य आदमी मर जाता है, कोई पूछता नहीं है उसे, ठीक है, कोई नहीं पूछता। हमने अपने दादा की तस्वीर देखी, दादा को देखा, लेकिन दादा के पिताजी को कभी नहीं देखा। ना उनके पिताजी को, जब दादा के पिताजी को नहीं देखा तो उनके पिताजी को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था जिससे दुनिया उन्हें याद रखती, है ना। सो अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो तभी हमें दुनिया याद रखती है। अगर हम बाकी लोगों की तरह सोचेंगे नहीं काम चलेगा। तो एक्साइटमेंट हमारे अंदर इस बात का होना चाहिए कि मुझे पूरा भरोसा है कि भाई मेरे को जीत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कामयाब हो गए। आपको दुनिया की तरह सोचना ही नहीं है, वो सामान्य लोग की तरह सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी कोई श्रद्धांजलि नहीं है ना। आज अगर हमने अपनी श्रद्धांजलि डिसाइड कर ली ना, कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मेरे में क्या बातें कर रहे होंगे, ये बातें कर रहे होंगे साला मर गया तो अच्छी अच्छा हुआ, पाप कटा, पूरी फैमिली को दुखी कर रखा था, बच्चों को कुछ नहीं देता था, बीवी को भी दुखी कर रखा था, दुनिया के लोगों का कर्जा ले रखा था, ऐसे लोगों का तो जीना बेकार ही है, धरती पे बोझ ही थे ऐसे लोग। एक तो ये श्रद्धांजलि हो सकती है। दूसरी श्रद्धांजलि हो सकती है कि कितना शानदार आदमी था यार, अपने परिवार की तो देख रेख अच्छे से करता ही करता था, माँ बाप को ही बड़ा सुकून से रखा, समाज की बड़ी चिंता करता था, अड़ोस से पड़ोसों का बड़ा ध्यान रखता था, है ना, हर काम में सबसे आगे रहता था, ठीक है। इसकी वजह से कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई। एक ये श्रद्धांजलि हो सकती है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, हमारे जाने के बाद हमारे लोग, हमारे पीछे लोग क्या बातें करेंगे, ये आज तय कर लो। उसी तरह की जिंदगी में जीना शुरू कर दोगे आप।
जिस तरह की चाहिए आपको कि आपके जाने के बाद में लोग क्या बातें करेंगे। सो अगर हमने सामान्य लोगों की सोच की तरह अपनी सोच को बनाया तो वैसा ही होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जीतने का इतना भरोसा होना चाहिए, उससे आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा एक्साइटमेंट किससे आएगा आपके अंदर? नॉलेज से। अगर आपने इस बिजनेस की नॉलेज ले ली पूरी, है ना, अब नॉलेज में क्या क्या चाहिए आपको? आपके कंपनी के बारे में पूरी जानकारी, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, आपके बिजनेस प्लान के बारे में पूरी जानकारी, लोगों को किस तरह से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं, ट्रेनिंग सीख नहीं मतलब। तो कंप्लीट इस बिजनेस में सक्सेस होने की जो नॉलेज है, वो पूरा पैकेज, पूरा सिलेबस अगर आपको आ गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब मार्केट में जाता हूं, जो भी मेरे से कोई सवाल पूछेगा ना, सबके आंसर पता है मुझे। लेकिन पहले दिन चले जाते हैं और कोई भी चीज पता ही नहीं है, तो पहला क्वेश्चन जब पूछता है, तो हमारा जो है क्या होता है, पसीने छूट जाते हैं हमारे। हमें पता ही नहीं होता क्या आंसर करूं। और फिर आके हम बोलते हैं, सर मुझे लगता है कुछ हो नहीं पाएगा मेरा, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, मेरे से तो एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हुआ। तो हमारा एक्साइटमेंट क्या होता है, जीरो पे आ जाता है। लेकिन अगर नॉलेज कंप्लीट होगी ना, तो फिर कोई हरा सकेगा आपको? आपके पास देखो, लोगों के सवालों के जवाब मिलते हैं तो वो ज्वाइन करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, तो वो ज्वाइन नहीं करते। सीधी सी बात ये। तो अगर आपके पास नॉलेज होगी तो लोगों के सवालों के जवाब दे पाओगे, लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। तीसरी चीज आती है ड्रेस कोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बिना ड्रेस कोड से आपका एक्साइटमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो ड्रेस कोड के लिए मैं स्पेशली आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि अपने ड्रेस कोड पे फोकस करो। दूसरे लोगों से सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अच्छा ड्रेस कोड पहनते हैं ना, उनकी सेल्स क्यों बढ़ती है, हमारी सेल्स क्यों नहीं बढ़ती? ठीक है, देखो, हम घिसे पिटे कपड़ों के अंदर प्रोडक्ट तो सेल कर सकते हैं, लेकिन टीम नहीं बना सकते बड़ी। याद रखो इस बात को। हमें अगर टीम बनानी ना, तगड़ी अच्छी टीम बनानी है, तो जैसे हम होते हैं ना, वैसे ही हमारी टीम होती है। अगर हम अपनी अपने ड्रेस कोड को ठीक नहीं रखेंगे, तो हमारी टीम भी वैसी ड्रेस कोड पहनती है। सिंपल सा होता है। ठीक है, अगर हम हमारी ड्रेस कोड बढ़िया ना, तो हमारी टीम भी अच्छी ड्रेस कोड पहनेगी। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हम बाकी सारी चीजों में अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि ऐसा होना चाहिए था, ये अच्छा होना चाहिए था, भैया अपने अंदर भी कमियां ढूंढ लो पहले। ये क्या क्या कमियां हमारे अंदर हैं, उनको सुधार लो पहले। वो अभी बार बार बताई जाती हैं आपको, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आती है आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे जा रहे हैं। हमारे अंदर लोगों को बदलाव ही नजर नहीं आएगा, तो क्यों हमारे साथ कोई आएगा? सोच के देखो, बचपन में जब आपको नए कपड़े दिलाते थे माँ बाप, तो उस दिन आपका एक्साइटमेंट चरम लेवल पे होता था। भले ही आप कई दिन से नहाने से बचने के बहानेबाजी कर रहे हो, कि नहीं नहाना, नहीं नहाना, सर्दी बहुत हो रही, सर्दी बहुत हो रही, नहीं नहाना। लेकिन जब आपको पता है ना कि कपड़े नए वाले तभी पहनने को मिलेंगे जब नहाएगा, तो उस दिन बिना किसी के कहे हम सबसे पहले नहाने पहुंच जाते हैं। रात को ही अपने कपड़े बाहर निकलवा कर रहते हैं मम्मी से, कि मम्मी मेरे कपड़े बाहर निकाल दो, मुझे कल पहनने हैं। है ना, सुबह ही नहाने पहुंच जाएंगे, सबसे पहले नहाएंगे, तुरंत कपड़े पहनेंगे और कपड़े पहन के बाहर चले जाएंगे अपने गेट पे, ताकि आपके फ्रेंड्स, मोहल्ले के लोग आपको देखें कि भाई आज तो नए कपड़े पहन के आए हैं। तो एक्साइटमेंट कितना बढ़ जाता है नए कपड़े, जिस दिन आपके कपड़े शानदार होते हैं ना, आपका एक्साइटमेंट अलग होता है। याद करो, जिस दिन आपने पहली बार नया सूट पहना था, क्या एक्साइटमेंट था आपका? जब भी आप नए कपड़े पहनते हो ना, आपका एक्साइटमेंट अलग ही होता है। तो ड्रेस कोड जो होता है ना, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक्साइटमेंट को बढ़ाने में। ठीक है, दूसरी चीज, अपने अपलायन पे भरोसा करो, अपनी कंपनी पे भरोसा करो, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करो, आपका एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर भरोसा होना बड़ा जरूरी है। अगर हमें कभी भी अपने प्रोडक्ट पे, या कभी भी अपने अपलायन पे, या कभी भी अपनी कंपनी पे शक पैदा होता है ना, तो एक्साइटमेंट डाउन होना शुरू हो जाता है उस दिन से। एक्साइटमेंट, बहुत सारे लोग जो दूसरी कंपनियों के अंदर उछल कूद करते हैं ना, उनके खुद के अंदर तो एक्साइटमेंट होता ही नहीं है। अच्छा लीडर उनके सामने आ जाए तो उनका जो ना पसीना निकल जाता है पूरा, डर के मारे कांप जाते हैं वो। अगर अच्छा लीडर उनको दिख जाता है, दूर खड़े हो जाते हैं जाके, कहीं यार ये मेरे को दिख गया तो इसने मेरे को सवाल कर लिया, तो क्या आंसर करूंगा मैं, पता ही नहीं होता उनको। इसलिए क्या है कि अपने कंपनी के ऊपर आपको अटूट भरोसा होना चाहिए। आपकी कंपनी अगर नेट मार्केटिंग की गाइडलाइन को कंप्लीट कर रही है, फुलफिल कर रही है, आपकी कंपनी सारे एथिक्स को फॉलो कर रही है, आपकी कंपनी रूल रेगुलेशन को मान रही है। हमारी कंपनी से ज्यादा रूल रेगुलेशन इंडिया में कोई कंपनी फॉलो नहीं करती, मैं स्टैंप पे लिख के आपको दे सकता हूं ये बात। है ना, हमारी कंपनी में एक महीने से ज्यादा कोई भी आईडी ग्रीन हुए बगैर रह नहीं सकती, आपको मालूम है? ये किसी कंपनी के अंदर नहीं होता, ऐसा बहुत लंबे लंबे टाइम में होता है। वहां पे जब ऑडिट का नंबर आता है ना, तब करते हैं वो लोग इस तरह की चीजें। हमारे यहाँ पहले दिन से ये चीजें होती हैं। है ना, हमारे यहाँ हर 30 दिन के बाद में आपकी आईडी जो ग्रीन नहीं है, उनको हटा दिया जाता है।
क्योंकि गवर्नमेंट का लीगल जो रूल है, वो रूल ये है कि किसी भी आईडी जिसका डेटा कंपनी के अंदर नहीं है, जिसकी केवाईसी कंपनी के पास में नहीं है, वो आईडी फेक मानी जाती है। ठीक है। तो ऐसी किसी भी आईडी को कंपनी को रखने का अधिकार नहीं है भाई। इसलिए क्या है, हमारी कंपनी तो पहले ही सारे रूल फॉलो करके चलती है। सो भरोसा होना चाहिए, मेरे भरोसे को कोई डगमगा नहीं सकता। अभी मैं आपको बता दूं, जिस बंदे की कॉल आई थी, उस बंदे का नाम राम हरि यदुवंशी है। उसने अभी एक नई कंपनी चालू करी है, मेरे को बार बार कॉल कर रहा है वो, बार बार। ठीक है। और आपको मालूम है कितने बड़े लेवल का लीडर था वो। मैंने उसको भी क्या बोला कि सर जी मेरे को कॉल मत कर देना आज के बाद, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है। लेकिन बाकी लोग पता क्या करते हैं, बात सुनते हैं, ताक झांक करते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है, ये सब चीजें चेक करते हैं बाकी लोग। मैं नहीं चेक करता भाई, मुझे भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर, है पहले दिन से ही भरोसा है। बहुत सारे लीडर्स मेरे को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता मैं नेगेटिव, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे मेरे को भी तो ऊपर वाले ने बुद्धि दी है ना, कल दी है, उसका इस्तेमाल करता हूं मैं। मेरे को भी तो नॉलेज है ना। मैं भले ही लोगों की हाँ में हाँ मिलाता रहूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और ऐसा आपको भी होना चाहिए, ऐसा आपको भी होना चाहिए। ठीक है। तो इन सारी चीजों से आपको एक्साइटमेंट होगा, और एक्साइटमेंट की वजह से ही आपको 90% सफलता मिल जाएगी। एक छोटा सा बच्चा था, उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके फादर क्या बेचते थे, तरबूज बेचते थे। ठीक है। तो अब वो सारी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर आ गई, और बेचारा लेके आता तरबूज, है ना। और जब उसके गांव का बाजार लगता, वो तरबूज बेचने के लिए बैठ जाता। बाकी लोग भी बेचते थे, लेकिन उसके तरबूज बिकते ही नहीं थे। इक्का दुक्का कोई बिक गया तो बिक गया, बच्चा समाज के किसी ने ले लिया तो ले लिया, लेकिन कोई लेता ही नहीं था उससे तरबूज। वो बड़ा परेशान हो गया। रोज ऐसे ही ले जाता था तरबूज घर को वापस। तो उसकी माँ ने एक दिन पूछा, बेटा तू तरबूज बेचता है, क्या करता है वहां जाके? तो कहता है, माँ मैं तरबूज ही बेचने जाता हूँ। तो उसने बोला, बेटा तेरे तरबूज बिकता क्यों नहीं? कि पता नहीं, सबके बिकते हैं, मेरे बिकते ही नहीं है। तो उसने पूछा, तू बेचता कैसे है? उसने बोला कि मैं जाता हूँ, तरबूज खोल के रख देता हूँ, और बस कोई आता ही नहीं मेरे पास लेने के लिए। तो उसकी माँ ने उसे कुछ ट्रिक दी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को बेचते हुए देखा था। तो उसने अपने बेटे को कुछ ट्रिक दी, सेल्स की ट्रिक्स दी। तो नेक्स्ट डे जब वो तरबूज बेचने के लिए गया, तो अब उसने तरबूज को पहले तो सलीके से लगाया, डेकोरेट करके लगाया, शानदार तरीके से डिजाइन बना के लगाया उसने, है ना। और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये देखिए ले आया हूं मैं नदी के पार के तरबूज, इतने शानदार, इतने मीठे, इससे मीठे तरबूज पूरे मार्केट में अगर मिल जाए तो तरबूज वापस कर देना, पैसे ले जाना वापस। इतने लाल कि आपने इससे लाल तरबूज आज तक जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ठीक है। इतने मीठे कि बिल्कुल चीनी फेल इसके सामने। ऐसे ऐसे करके जब उसने आवाज लगानी शुरू करी ना, तो देखते देखते उसके तरबूज पे भीड़ लग गई। आपने देखा होगा कि आपके वीकली मार्केट्स होते हैं, आजकल बहुत सारे लोग माइक में बोलना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट की प्रमोशन के लिए अगर आप टूल्स यूज नहीं करोगे तो बात ही नहीं बनेगी। आप लोगों को बताओगे नहीं, आप चुपचाप बैठे हो कोने में, कौन खरीदेगा आपसे? ठीक है। अपने प्रोडक्ट को लेके बैग में डाल के आप दुनिया भर में घूम लो, लेकिन बताओगे नहीं किसी को निकाल के, ये प्रोडक्ट है मेरा, ये इस तरह से काम करता है, तो कौन खरीदने वाला है? आवाज थोड़ी आ जाएगी प्रोडक्ट में से निकल के। इसलिए क्या है, अपने प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना आपको आना चाहिए। तो उसने जब एक्साइटमेंट के साथ ये सब चीजें बोली, तो देखते देखते सारे तरबूज बिक गए, और उसके बाद में कभी इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपके बिजनेस को आपको प्रमोट करने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट कूट कूट के भरा होना चाहिए। आप ऐसे लीडर होने चाहिए कि आपके पास पैसे नहीं भी आ रहे हो ना, तो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए इसके पास पैसे हैं कि नहीं है। सबको लगना चाहिए कि बहुत पैसे कमाता है बंदा। इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे चेहरे लटका लेते हैं, पैसे नहीं आते तो पता नहीं क्या, कौन से मातम में से आ रहे हैं लौट करके, है ना। उनके देख करके उनकी टीम और दुखी होकर बैठ जाती है, और एक एक करके साइड हो जाते हैं सारे लोग। तो ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है 8% टेक्निक्स, उसकी बात मैं करूंगा। उससे पहले 2% फाइन ट्यूनिंग की बात मैं करता हूँ। 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर, क्योंकि टेक्निक्स भी धरी रह जाएंगी, 90% एक्साइटमेंट भी धरा रह जाएगा। सोच के देखिए, आप किसी के घर में जाके अपने बड़े शानो शौकत से पूरा बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, जो अप्लायंस टेक्निक्स बताई वो सारी टेक्निक्स आपने यूज कर दी। लास्ट में जब क्लोजिंग का नंबर आया, ठीक है, उस बंदे ने बोल दिया भाई अभी तो नहीं करना मेरे को। उसने बोल दिया एक लाइन में कि भाई अभी नहीं करना मुझे। तो क्या होगा, आपकी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि नॉलेज आपने इतने सारे बिखेर दी, इतनी बड़ी नॉलेज लेके बैठे हैं आप, और उसने 2 मिनट में आपकी नॉलेज में बत्ती लगा दी तुरंत।
तो क्या होगा? एक्साइटमेंट जीरो, गुस्सा आएगा, पेशेंस लूज हो जाएगा, सब चीजें भूल जाओगे, पीछे क्या बताया था सर ने पाठ में, सब चीजें भूल जाओगे और बोलोगे क्यों नहीं करना भाई, इतनी देर से हमने मेहनत कर रहे हैं, ऐसी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्यों बुलाया था मैं यहाँ पे। ये मैं करता था शुरू शुरू में। मैंने बहुत लोगों को झाड़ा है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, बहुत लोगों की क्लास लगाई है मैंने। और वो फायदा किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ, कोई सेल ही नहीं निकली वो वाली। तो उसमें क्या होता है ना, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फाइन ट्यूनिंग से बहुत बड़े रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपने वहां पे जरा भी कुछ गलत बोल दिया, भले ही बंदा आपको अपोज करे, भले ही बंदा आपके साथ में ना आए, तो भी आपको उसको अपोज नहीं करना है, तो भी आप उसको डांटो नहीं, तो भी आप उसको उल्टा सीधा मत बोलो। क्योंकि इस बिजनेस में परिस्थितियां बदलती हैं। जो आज नहीं करना चाह रहा, हो सकता है 1 महीने बाद कर ले आपके साथ, हो सकता है 1 साल बाद भी करे। है ना, मेरे साथ तो 3 साल बाद भी लोग आए अभी, कुछ पुराने लोग 3 साल बाद आए। ठीक है, तो ये होता है। बिजनेस में कभी किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं, जो आज नहीं कर रहा उसे नाराज होने की जरूरत नहीं, उसको बोलो कोई बात नहीं है सर, आपका अभी मन नहीं है करने का, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मैं आपको समझाने में कामयाब ना हो पाया हूँ। क्या बोलना है? हो सकता है कि मैं आपको समझाने में, पूरी तरह से समझाने में कामयाब ना हो पाया हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि भविष्य में हम कभी भी आपके साथ में काम करें। तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड आप रखिए। आपको जब भी महसूस हो कि आप इस बिजनेस को करने का आपका मन है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए, आपके स्वागत में तैयार हैं। ठीक है, ऐसा करके अपने जो दरवाजे ना खुले छोड़ दें उसके लिए, दरवाजों का कुंडी नहीं लगा देनी तुरंत, कि भाई जो तू कर रहा है ना, तू उसी में मर, तू उसी में सड़, तू, तेरी जिंदगी ऐसी नरक बन जाएगी साले। है ना, ऐसा बोल देते हैं बहुत सारे लोग, नहीं बोलना है ऐसा। ये 15-20 हजार रुपये की नौकरी से क्या कर लेगा तू जिंदगी में? है, कर लेगा सपने पूरे, दिलवा देगा बच्चों को गाड़ी, ऐसा करके बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। नहीं बोलना है, मैंने बोला है लोगों को। ठीक है, वो करना ही नहीं है आपको। सो ये चीजें जब से मैंने करनी शुरू करी ना, चेंज किया, देखो शुरू के 2 साल आदमी ऐसे ही करता है ना, मैंने भी खूब किया, उसके बाद नहीं करा मैंने। ठीक है, तो दरवाजे खुले रखने की, सर हो सकता है कि मैं कुछ आपको समझाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आपका मन करे मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए, मैं भविष्य में हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। तो आपका जब भी मन करे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरे दरवाजे आपका स्वागत करने के लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये करके आप बोल के चले जाइए कभी भी। हमेशा आपको एंडिंग जो करनी है दोस्ती पे करनी है, कि हम, आप बिजनेस करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। ऐसे करके आप फाइन ट्यूनिंग रखिए। ये तो होगी कस्टमर के साथ बात, टीम के साथ भी आपकी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, टीम के साथ भी। ठीक है, कि भाई हमारी टीम है, बहुत सारी गलतियां करती हैं, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें समझानी भी होती हैं, तो भी अपनी ट्यूनिंग से रखनी है आपको, ये सिखाना है हमें। ये 2% चीज बड़ी छोटी सी लग रही होगी आपको, लेकिन ये सारे काम खराब कर देती है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भयानक सर्दी की रात में आपका जो कंबल है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, आप मुंह ढकते हो तो पैर आपके खुले रह जाते हैं और ठंड लगती है पैरों में, और आप पैर ढकते हो तो मुंह खुला रह जाता है, मुंह को ठंड लगती है, तो आप परेशान हो ना, तो फिर क्या होता था, तीन इकाई बन के आप सोते हो। है ना, तो ये 2% अगर और कंबल बड़ा होता तो क्या आपका पैर और मुंह दोनों नहीं ढक सकते थे? है ना, इसलिए छोटी सी चीज, आपने ऑडी खरीद ली लेकिन रास्ते में जा रहे हो, ऑडी की टायर की हवा निकल गई पूरी, चलेगी वो 50-60 लाख रुपए की ऑडी, चल पाएगी क्या उस टाइम पे? नहीं। और हवा कितनी चाहिए, छोटी सी चीज है। तो छोटी चीज बड़े काम करती है। देखो जहां पे तलवार काम आती है ना, सुई काम नहीं करती, और जहां सुई काम आती है ना, तलवार काम नहीं करती। आप कपड़े नहीं सिल सकते तलवार से, आपको कपड़े सिलने के लिए सुई ही चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए फाइन ट्यूनिंग को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी किसी के साथ में गलत बात नहीं करनी है, व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा बोलना भी है तो आपको क्या बोलना है, आराम से बोलना है, नॉर्मली बोलना है। आप अगर विरोध भी जताना ना किसी के साथ में, तो विरोध भी आप जो है ना सही शब्दों में जताइए। किसी भी टीम के बंदे को कुछ समझाना, मैं बहुत सारी बातें डायरेक्टली नहीं बोलता लोगों को, कई बार कुछ चीजें मेरे को बतानी होती हैं, है ना, तो मैं डायरेक्टली कभी नहीं बोलता हूँ। हाँ, ट्रेनिंग में किसी ना किसी बात में इनडायरेक्टली मैं सबको इंडिकेट करते हुए बोल देता हूँ, नाम से किसी का नहीं बोलता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन वो समझ जाता है कि मेरे लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली बोलना भी नहीं चाहिए, आदत होनी चाहिए आपके अंदर कि आपकी भी टीम के किसी बंदे को डांटे ना। ठीक है, आप टीम के बंदे को समझाएं, और कुछ ऐसी बातें बोलनी है जो आप उसको नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि आपकी बात बोलने से वो नाराज हो जाए, तो आपको वो बोलना, उस मंच पे बोलना ही, अकेले में भी नहीं बोलना। आप डायरेक्टली मत बोलो, आप किसी मंच पे जाकर के, कॉमन प्लेटफॉर्म पे इनडायरेक्टली सबको समझाने के हिसाब से वो चीज बोल दो, उसको भी समझ में आ जाती है कि हाँ मेरे लिए बोला गया। ठीक है, ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपको एक बड़ा लीडर बनाती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बड़े लीडर बनो। ठीक है,
अगली चीज आती है टेक्निक्स। तो पहली टेक्निक है ड्रीम्स। ये बिजनेस, ड्रीम्स का बिजनेस है माय डियर, सपनों का बिजनेस है ये। लोग बोलते हैं ना सपनों का बिजनेस है जी ये तो, है ना, आप तो सपने दिखाते हो, ये तो ड्रीम मर्चेंट हो आप, सपनों के सौदागर हो, ये तो बोलते हैं लोग हमें। ठीक है, तो वाकई में ऐसा है, ऐसा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मैं कई बार आपको पूछता हूँ कि क्या आपके घर में इतनी भयंकर गर्मी में एसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताओ। सपना है कि नीड है? आपके फैमिली के लिए एक छोटी सी कार होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑडी नहीं खरीदनी है, चाहे नैनो ही आपके पास में हो, चाहे एक ऑल्टो 800 ही आपके पास में हो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए एक कार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी बारिश पड़ जाए, आप निकल ही नहीं सकते घर से बाहर। अभी बहुत तेज धूप हो, जा ही नहीं सकते आप बाहर। सर्दी की इतनी सर्द रातों में आप बाहर जा ही नहीं सकते। तो आपके लिए ये छोटी सी गाड़ी खरीदना नीड है कि नहीं है? आपके ऊपर एक छत होना नीड है कि आपका सपना है? वो नीड है, हमारी जरूरत है, वो हम जरूरत ही पूरी नहीं कर पाते कई बार। सपना तो बहुत छोड़ी, सपना तो ये है कि भाई को, है ना, कि मेरे को बंगला बनाना है तुम, ये है सपना। सपना ये है कि मेरे को ऑडी खरीदनी है। ठीक है, लेकिन मैं पहले दिन ही बंगला बनाने की बात करूं, मैं पहले दिन ही ऑडी खरीदने की बात करूं, तो हजम होती है क्या ये बात? नहीं होती ना हजम। सो सबसे पहले बात हम करते हैं नीड की। नीड बहुत जरूरी है पूरी होना। अब नीड क्या है कि सबसे पहले एक आदमी जो इस बिजनेस के अंदर आया है, जो बेचारा अभी इतना परेशान है कि उसके किचन का भी राशन पूरा नहीं आता है, वो खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा है, तो सबसे पहले तो अपने किचन सेट करे ना। सबसे पहले इनकम लेकर के अपने घर के जो जरूरतें हैं वो पूरी करे। जब जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएं, तो वो चीज पूरी करनी शुरू करे जिसके बारे में वो कई साल से सोच रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। जैसे कि फैमिली को पिक्चर दिखाना था, नहीं लेके जा पा रहा है। जैसे फैमिली को रेस्टोरेंट में खाना खिलाना था, नहीं लेके जा रहा है। जैसे बीवी को नई साड़ी दिलवानी थी, नहीं दिलवा पा रहा है। बच्चों को नए कपड़े खरीदवाने थे, नहीं खरीदवा पा रहा है। किचन में कुछ चीजें कम थी, वो चीजें फुलफिल करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है। सोफा बदलना चाह रहा था, नहीं बदल पा रहा है ना। बेड टूट गया है कि उसका बेड लेना, नहीं ले पा रहा है। तो ये सब चीजें जो घर में चेंज करनी है वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन उससे पहले उसकी अभी किचन ही नहीं चल रही थी, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। तो सबसे पहले क्या है, किचन सेट होनी चाहिए एक नेटवर्कर का घर में। अगर खाना पीने की भी दिक्कत आ रही है ना, तो सबसे पहले भाई सब चीजें छोड़ के अपने घर की किचन सेट करना है। आप घर से बेफिक्र होने चाहिए सबसे पहले। आप जब फील्ड में जाए ना काम करने, तो आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वाइफ घर में आटे के लिए इंतजार कर रही होगी, या वाइफ घर में सब्जी के लिए वेट कर रही होगी, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये चीजें करनी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया भर के लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जहां आपको वो सारी सच्चाइयां बताई जाएंगी, वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो दुनिया में कोई नहीं बताता है। दुनिया में सारे स्वार्थी लोग हैं, सब अपने मतलब से बात करते हैं, सबको अपना मतलब सीधा करना है। कोई आपका हितैषी नहीं होता दुनिया के अंदर। लेकिन ये बिजनेस है ना, जिन लोगों को आपके साथ जोड़ता है, वो आपके सगे हो जाते हैं, सगों से ज्यादा हो जाते हैं कई बार। मैंने रिश्ते जुड़ते हुए देखे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, कई बार देखे हैं मैंने। लेकिन बाहर समाज ना आपको तोड़ने में लगा रहता है। इसलिए जितना ज्यादा इस बिजनेस से कनेक्ट रहोगे ना, इस बिजनेस की ट्रेनिंग से कनेक्ट रहोगे, तो आप देखोगे क्या क्या मिलने वाला है आपको। ये तो एक बेसिक ट्रेनिंग है। जिस दिन आप विजन में आओगे ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि वाकई में ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। कुछ लोग तो विजन में चले जाते हैं कि उनको जो ना बस जिंदगी का एक ऐसा पल लगता है वो, कि इसके अलावा वो पल कहीं जीने को मिलता ही नहीं उनको। सो जब आपके घर में वो सब चीजें पूरी होनी हो जाए ना, जो आपने पिछले काफी टाइम से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही थी, उसके बाद की बात आती है कि अब हम वो शौक पूरे करेंगे जो हम बहुत लंबे टाइम से दूसरों को तो करते देख रहे थे लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है। ठीक है, तो ड्रीम सेट करने का तरीका बताता हूं आपको, है ना। देखो ड्रीम क्या है, दुनिया देख रही है ड्रीम, हर आदमी चाहता है हर चीज करना, है ना। मैं यहाँ भी जाऊं, मैं घूमने जाऊं, मैं विदेश जाऊं, मेरे घर में ये भी हो, मेरे घर में वो भी हो, ये सब लोग चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ चाह लेने से काम हो जाता तो सारे लोग अमीर होते कि नहीं होते? नहीं होते ना, सारे लोग अमीर नहीं है ना। तो इसलिए क्या, अमीर कौन बनता है? जो अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो सब चीजें होता है। सो अपने ड्रीम्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाओ। बड़े गोल्स देखने शुरू करो, बड़े गोल को फिर छोटे गोल में डिवाइड करो, छोटे गोल को और छोटे गोल में डिवाइड करो, है ना। उसको माइन्यूटली ले जाओ उसकी स्ट्रेटेजी को। जैसे मान लो आपको 3 साल में एक बड़ी कार या बड़ा घर लेना है 3 साल के अंदर, तो उस वो घर कितने का आएगा? उस घर को लेने के लिए जो कीमत होगी, उस कीमत को कमाने के लिए आपको कितना बिजनेस करना पड़ेगा, उस बिजनेस को करने के लिए कितनी टीम आपको चाहिए, उतनी टीम को बनाने में आपको कितना वक्त लगेगा, उस वक्त के हिसाब से डिवाइड करो उसको।
तो वो फिर शॉर्ट कर लो कि एक साल में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, फिर एक साल के हिसाब से एक महीने में मेरे को कितना करना पड़ेगा, फिर एक महीने को देखेंगे तो फिर एक हफ्ते में कितना काम होना चाहिए, एक हफ्ते को चेक करेंगे तो फिर एक दिन में कितना काम होना चाहिए, और एक दिन के हिसाब से देखेंगे तो हर घंटे कितना काम मेरे को करना है। उस हिसाब से सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो आपका गोल होना चाहिए स्मार्ट, स्मार्ट यानी कि एज पर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, कुछ खास होना चाहिए, खास, जिसको देख के दुनिया आपके ऊपर हंसे, खिलखिला सके, हंसे कि साला पागल हो गया है, ये करने जा रहा है ना। तो भैया साइकिल का गोल बनाओ और जाओ उसके पास में, नहीं नहीं हंसेगा वो आपके ऊपर कि साइकिल खरीदूंगा। कौन हंस रहा है? दुनिया खरीद लेती है साइकिल, कोई, अब तो साइकिल भी खरीदना पाप समझते हैं लोग बाग। तो बाइक का गोल बना लो तो भी नहीं हंसेगा कोई, क्योंकि अब तो बाइक खरीदना आम बात हो गई है। ठीक है। सो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। छोटे गोल्स वो होने चाहिए जो सिर्फ आपको पता हो, बड़े गोल्स वो होने चाहिए जो दुनिया को पता हो, है ना। अगर आपकी किचन भी नहीं चल रही है तो किचन सेट करनी है, ये गोल सिर्फ आपको पता होना चाहिए। आपके क्लाइंट के साथ बैठ कर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन दुनिया को नहीं पता होना चाहिए। लेकिन बड़े गोल हमेशा दुनिया के सामने नगाड़े, ढोल नगाड़े लेके बताओ, ये करना है मुझे, ये मैं उस दिन करूंगा, ये मुझे करना है, ढोल नगाड़े। ठीक है। और ये सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं, बाकी लोग अंदर अंदर रखते हैं दिमाग के अंदर, ये करेंगे जब पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तब करेंगे, पैसे ही नहीं आते फिर। जो लोग सोचते हैं ना जब पैसे आएंगे तब ये करेंगे, वो पैसे कभी नहीं आते उनके पास, क्योंकि वो पैसों का इंतजार करते हैं, है ना। तो विदाउट एक्शन कोई पैसा नहीं आता किसी के पास में, है ना। तो भाग्य के भरोसे बैठने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। जो आदमी कुछ एक्शन लेता है ना, उसी का भाग्य बदलता है। ठीक है। कल एक व्यक्ति मुझसे पता नहीं कहाँ बोल रहा था कि बिना भाग्य के कैसे हो जाएगा। मैंने कहा 1 घंटा मेरे साथ में बैठे, तेरे को पता लग जाएगा कि भाग्य बड़ा होता है कि एक्शन बड़े होते हैं। भाग्य का रोल 10% होता है ओनली, 90% आपके एक्शन तय करते हैं भाग्य क्या होगा, है ना। आपके एक्शन आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। ठीक है। आपके एक्शन से आपके भाग्य बदल जाते हैं। हमारे बहुत सारे पंडित जी होते हैं ना, जो हमें कहता है कि ये आपके भाग्य में तो ये लिखा है, और पंडित जी को रास्ता बताओ कैसे वो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो वो रास्ता बताता है, कैसे बता देता है रास्ता वो। फिर उसके हिसाब से वो सारे एक्शन करने शुरू कर देते हो, वो एक्शन करने के बाद में चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है वो? तो एक्शन से ही चेंज होना है तो एक्शन करो ना फिर। जब एक्शन से ही सब कुछ चेंज होगा तो भाग्य के भरोसे बैठने से क्या फायदा है? भाग्य का रोल सिर्फ इतना है कि आपको बिजनेस मिल गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे, तूने तो कहा था ये लाखों करोड़ रुपए आते हैं यहाँ पे, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठ के हैं ज्वाइन करके, कैसे मिल जाएगा? नौकरी में तो बड़ा हमें पता रहता है कि भाई 30 दिन काम करेंगे तो पैसे आएंगे, तभी सैलरी मिलेगी, वहां तो भाग्य याद नहीं आता आपको। लेकिन इस बिजनेस में आती भाग्य याद आने लगता है कि तूने तो बोलता 1 करोड़ रुपए आएंगे, तूने तो बोलता 50 लाख कमा लेगा, तूने तो बोलता 2 लाख रुपए हफ्ते आएंगे, क्यों नहीं आते यहाँ पे भाई? तूने तो बोला था। तो इसलिए कि ज्वाइन कर लेने से जब वहां नहीं आते तो यहाँ कैसे आ जाएंगे? इसलिए कि एक्शन इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है। गोल सेट करना है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, जिसको मापा जा सके, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन हम लिख सकें कि कैसी होगी मेरी कार, किस कलर की होगी, किस मॉडल की होगी, कितने रुपए की होगी, कितने सीटर होगी, कितने सीसी का इंजन है, वो सब कुछ लिखा होता है इसके ऊपर। अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सके, चांद तारे तोड़ के लाने की बात नहीं करनी है ना। मार्स पे घर बनाने की बात नहीं करनी है ना। सो ऐसे गोल जो अचीव किए जा सकें, आर फॉर रियलिस्टिक हो, वास्तविकता हो इसके अंदर, वास्तविकता यानी किसी धरती पे पूरे किए जा सकें जो। ये नहीं बोलना कि समुद्र के अंदर जाके अपना प्लॉट खरीदूंगा, है ना, या चांद पे जाके अपना प्लॉट में वहां पे बिल्डिंग बनाऊंगा अपनी, ये सब फालतू की बात है। रियलिस्टिक होना चाहिए, टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने समय के अंदर मुझे करना है ना। डेट फिक्स होनी चाहिए उसकी, मेरे हर गोल पे मेरी डेट लिखी हुई है, हर गोल पे डेट लिखी हुई है मेरी। ठीक है। ऐसा हमारा गोल होना चाहिए। जब गोल बन जाता है तो लिस्ट बनती है फिर। ठीक है। लिस्ट में सबसे पहले तो जितने भी नए लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आज अपना गोल सेट करेंगे। सबसे पहली जरूरत क्या है? 3 तरह की लिस्ट बनाएंगे गोल की। पहला, नीड्स क्या है, नीड्स, जरूरतें क्या है। सेकंड लिस्ट बनानी है कि मेरे बहुत सारी ऐसी कौन सी चीजें थी जो इच्छा थी ये करूं मैं, नीड से अलग, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं बहुत टाइम से, तो फिर उसकी लिस्ट बनानी है। फिर तीसरी लिस्ट बनेगी कि एम्बिशंस क्या है, बड़े बड़े अरमान क्या है, बड़े बड़े सपने क्या है, फिर वो भी लिखने हैं, है ना। तो पहले शुरुआत में पूरा कौन सा करना है? नंबर 1 वाला, जिसमें नीड भी है बहुत सारी चीजें, है ना। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, आपको बहुत दिन से दरकरार है उन चीजों की, लेकिन हो नहीं पा रही है, वो सब चीजें उसके अंदर होती है। सेकंड चीजों में आ जाता है, जैसे मान लो घर का सोफा ही चेंज कर लेना है, नया चेंज नहीं करना, नया लेना है, पहली बार लेना है ना। तो ये सब चीजें करना है। तो वो इस तरह की 3 तरह की लिस्ट बनाई है। सेकंड आती है लिस्ट हमारी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। अब कुछ लोग सोचते हैं
कि किसको ज्वाइन कराऊं इस बिजनेस में, किसको, ये नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को कि किसको ज्वाइन कराना है। तो याद रखो, इस दुनिया में जो दो टांग के ऊपर चल रहा है ना प्राणी, वो हर आदमी को आप इस बिजनेस के अंदर ला सकते हो। दो टांग पे चलने वाला, दो आंखों से देखने वाला, जो भी आपको दिखाई दे इस दुनिया के अंदर, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आप किसी को भी ला सकते हो। एक रूल होता है 3 फीट रूल। 3 फीट रूल में क्या होता है कि 3 फीट के दायरे में, आपके 3 फीट के रेडियस में जो भी व्यक्ति आ गया, ठीक है, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। आप उसको उसको बिना बताए रहना नहीं, है ना। ये आगे बताऊंगा मैं आपको भी कि क्या बताना है, कैसे बताना, क्या क्या चीजें बोल रही हैं, ठीक है। तो लिस्ट में आप स्ट्रेंजर को तो डालेंगे नहीं अभी। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, नए लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट बनानी है। देखो, लिस्ट भी 3 तरह की होती है ना। लिस्ट कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है। एक होती है हॉट लिस्ट, एक होती है वार्म लिस्ट, एक होती है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट, इसमें आपके क्लोज रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो आपके कहने से कुछ भी कर दें, उनको चेक करने का टाइम आ गया है, कितना कर सकते हैं आपके कहने से, है ना। आपके जो क्लोज है, जिन जो आपके साथ कसमें वादे खाते थे कि तू 12 बजे बुलाएगा ना, 12 बजे रात को आ जाऊंगा, 3,000 रुपए के लिए अपनी औकात ना दिखा दे, नाम बदल देना मेरा, ठीक है ना। तो उनको चेक करने का टाइम आ गया अब, उनको चेक करने का टाइम आ गया कि कौन कितना आपका अपना है। तो हॉट लिस्ट में डालो अपने ऐसे क्लोज फ्रेंड्स जो बिल्कुल आपसे ये वादे करते हो कि तेरे लिए जान भी हाजिर है ना। माँ बाप भांजे की कट्टर जोड़ी, चाचा भतीजा की कट्टर जोड़ी, जीजा साले की कट्टर जोड़ी, ऐसी जोड़ियों के हिसाब से लिस्ट बना डालो आप, हॉट लिस्ट। सेकंड लिस्ट आती है आपकी वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में ऐसे लोग होते हैं जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो बड़े क्लोज नहीं है, उनसे बातचीत होती है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से जो उनके साथ में कभी मिलते हैं, आपको हाय हेलो होती है, नाम से जानते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके बहुत सारे दुकान वाले, ठीक है, आस पड़ोस के जहां से आप बहुत सारी चीजें खरीदते हो। तो ये सब लोग आपकी कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट में आते हैं। थर्ड आती है कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है जी, कोल्ड लिस्ट होती है जिसमें वो लोग होते हैं जिनको आप कितना भी समझा लोगे लेकिन वो मानने वाले नहीं है, टस से मस नहीं होंगे, जिन पे आपको पूरा भरोसा है ये तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देगा, ठीक है, वो आपकी कोल्ड लिस्ट में आ जाएंगे। सारे दुनिया के स्ट्रेंजर लोग वो आपकी कोल्ड लिस्ट में है, ठीक है। जिन लोगों को आप ये मानते हो ना ये तो बिल्कुल खत्म सिंह आदमी है, इसको बिजनेस में कैसे लाएंगे, ये तो भाई साहब बहुत टेढ़ी खीर है, तो वो लोग आपकी कोल्ड लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो लिस्ट बन जाती है। अब लिस्ट में बनाना कैसे है, मैं आपको लिस्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। एक फॉर्मूला यहाँ पे लिस्ट का लिखा भी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फ्रेंड्स रूल है ये, तो फ्रेंड्स के हिसाब से ये वाला लिस्ट बना सकते हो, है ना, आसान बन जाएगा। जैसे फ्रेंड्स में आगे आपके 5 6 7 जितने भी फ्रेंड्स हैं वो डाल सकते हो उसके अंदर। सेकंड होता है आर फॉर रिलेटिव्स, है ना, आपके रिश्तेदार आगे, सारे क्लोज रिश्तेदार, जो क्लोज नहीं है उनको भी डालो, उनको भी आजमाओ। कई बार जो क्लोज नहीं होते ना वो आ जाते हैं, मैंने कई बार चेक किया है, ठीक है। फिर होता है आई आई फॉर इंस्टीट्यूशनल्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो भी लोग टीचिंग से रिलेटेड हो, आपके टीचर्स हो सकते हैं पुराने, आपके बच्चों के टीचर्स हो सकते हैं, है ना। आप के मोहल्ले में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्यूशन सेंटर खोल रखे हैं, आप जानते हो, ऐसे बहुत सारे लोग जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं उनको डाल सकते हो उसमें, ठीक है। चौथा नंबर होता है ई फॉर एम्प्लॉय, जो लोग जॉब करने वाले हैं, जॉब करने वाले लोगों को इसमें डाल सकते हो कि जितने भी जॉब करने वाले लोग दिखाई देते हैं आपको, आते जाते मिलते हैं, उनको डाल लो इसके अंदर। एन फॉर नेबर्स, पड़ोसियों को डाल लो इसके अंदर। डी फॉर डेली यूजर्स, डॉक्टर्स भी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो डॉक्टर्स भी डाल सकते हो इसके अंदर। डी फॉर डेली यूजर्स, डेली यूजर्स यानी कि जिनके आगे वाला वाली वाले शब्द लगता है, जैसे अखबार वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, है ना, पानी वाला, राशन वाला, ये सब जिसके आगे वाला वाली वाले शब्द लगते हैं ना, इन सबको डालो इसके अंदर। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, तो पूरी दुनिया इसके अलावा स्ट्रेंजर ही है। आज से 10 साल पहले जब हमने शुरू किया था ना, उस टाइम पे स्ट्रेंजर, सॉरी, उस टाइम पे स्ट्रेंजर्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है ना, सोशल मीडिया के थ्रू, तो स्ट्रेंजर्स वहां पे। लेकिन मैं सभी नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी सोशल मीडिया पे ना जाए। जितने भी नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सोशल मीडिया पे बिजनेस को लेके एक्टिविटी इसलिए ना करे क्योंकि वहां पे शिकार कम है, शिकारी ज्यादा है। आप ट्रैप में फंस जाओगे बहुत सारे लोगों के, है ना। आप सोचोगे उसने मेरे को नंबर दिया तो वो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है, नहीं, वो आपको ज्वाइन कराना चाहता है, इसलिए आपको नंबर दिया उसने, ठीक है। बड़े खिलाड़ी कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करते, है ना। या तो आप इतने मैच्योर हो, या तो आपके पास में इतने ज्यादा नॉलेज हो कि आपको कोई हिला ही ना सके। जैसे कि आज से 3 साल पहले जब मैंने रेनेडस में काम स्टार्ट किया था, उस समय पे मेरी प्रोफाइल अगर आप देखते तो उसमें मैंने इतना प्रमोशन किया था, स्टार्टिंग में मेरी पूरी टीम यूट्यूब से बनी है, फेसबुक के थ्रू बनी है, ठीक है।
मुझे पता लग जाता था ये कौन बंदा मेरा शिकार करना चाहता है, लेकिन कोई भी आज तक मेरा शिकार नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने बहुतों को शिकार बनाया है। ठीक है। तो नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कोई शिकार ही नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो मैं नए लोगों को इससे बचने की इसलिए सलाह दे रहा हूँ। तो नए लोगों का क्या काम करना है, अभी सिर्फ हॉट लिस्ट पे काम करना है। नए लोगों को हॉट लिस्ट यानी कि जो मैंने बताई क्लोज लोग जो हैं, उनके ऊपर काम करना है। उनके ऊपर काम करने का बेनिफिट पता क्या है? उनके ऊपर काम करने का बेनिफिट ये है कि अगर वो मना भी करेंगे तो भी आपको कुछ सिखाएंगे, और आप उनको बिना हेजिटेशन के बता सकते हो। जैसे आप अपने मामा के साथ बैठे हो, तो मामा से तो ये यारी दोस्ती होती है अपनी, उनके साथ खुल के बात करो, आप जैसे मन में आए वैसे बात करो। ठीक है। और उनको प्लान दिखाओ, बॉटल के बारे में बताओ, इस कंपनी के बारे में बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ, खुल के बताओ। ठीक है। वो खुल के आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिर जैसे भी आपको आंसर आते हैं समझ में, क्योंकि जिसने आपको ज्वाइन करा है तो आपने भी क्वेश्चन करे होंगे, तो आपको क्या आंसर मिले थे वही आंसर आपको चिपका देने हैं उनको। ठीक है। तो दो बातें होंगी, या तो आपके साथ आ जाएंगे या वो आपके साथ नहीं आएंगे। ये तो हर बंदे के साथ में, इसमें क्या अलग है। लेकिन वो अगर आ भी जाएंगे तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आने के बाद में भी काम नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि मोनू ने बोला है, तो भैया मामा होने के नाते तो मेरे को आईडी लगानी पड़ेगी, इसलिए वो आईडी लगा देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। लेकिन वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी आईडी भी आपको साथ में लगा देते हैं, भले ही काम ना करें, उनको बॉटल मिल गई, वो यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको नुकसान कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो यूजर है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब उनको रिजल्ट आएगा वो दोबारा बार बार आपसे लेंगे, जैसे कि लेते हैं लोग बाग। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके क्लोज रिलेशन वालों की वजह से जो बिजनेस आपका डलता है उससे आपका पे आउट बनना शुरू हो जाता है, और उस पे आउट से आप अगली लिस्ट पे जा सकते हो जो कि वार्म लिस्ट है। उस पे आउट को दिखा करके वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। और जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो भले ही काम ना करें लेकिन ये फायदे आपको पहुंचाते हैं। तो वो सिखा देते हैं आपको बहुत सारी चीजें। आप शुरुआत की लड़ाई उन लोगों के साथ में लड़ते हो जो आपके अपने हैं। अगर आप हार भी जाते हो ना, तो भी आप जीतते ही हो, नुकसान नहीं होता आपका, क्योंकि वो सिखाते थे आपको कुछ ना कुछ, है ना। आपको डिमोरलाइज नहीं करते वो। डिमोरलाइज कौन लोग करते हैं? जो बाद में जो दो लिस्टें आने वाली हैं। इसलिए सबसे पहले उनके पास जाना ही जरूरी होता है। ठीक है। तो वो काम करें आपके साथ, अच्छी बात, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपका थोड़ा सा पे आउट बन जाता है, उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, उनका भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से जो पे आउट बना है, उस पे आउट को लेकर के आप वार्म लिस्ट के पास जा सकते हो। वार्म लिस्ट में आपके ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे आप बिजनेस की बातें करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वार्म लिस्ट के पास में जाते हो, बातचीत करते हो, प्लान उनको दिखाते हो। वो ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया के सारे सारे सवाल हैं आपको लेके, इस बिजनेस को लेके। ठीक है। ये वो लोग हैं, अगर ये साथ में आते हैं तो ये बड़ा काम करते हैं। ठीक है। दो बातें होंगी, या तो ये आएंगे ही नहीं, लेकिन अगर ये आएंगे तो ये काम बड़ा करेंगे, ये तय है बात। ठीक है। तो इनको बिजनेस में लाने के लिए आपको बिजनेस की नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि इनको लाने का तरीका क्या है वो भी आगे चालू होने वाला है इसके बाद में, लिस्ट के बाद में। ये आपके साथ बड़ा काम करेंगे। तीसरा कैटेगरी है स्ट्रेंजर्स की, है ना। स्ट्रेंजर्स, इसको कन्विंस करना भाई लोहे के चने चबाने बराबर है। इसको कन्विंस करना मां जी की तरह पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाने जैसा है। लेकिन अगर आपने इसको कन्विंस कर लिया तो फिर आप किला फतेह कर सकते हो। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप दुनिया में किसी को भी ज्वाइन कराने की क्षमता रखते हो, आपके पास इतनी नॉलेज है। ये जब आप बिजनेस के कट्टर पहलवान बन जाते हो ना, बिजनेस के दारा सिंह हो जाते हो, तब ये बंदा आपके साथ आपसे हिलता है फिर ये, नहीं तो ये आपको उल्टा घुमाता है। समझे। स्ट्रेंजर आदमी कई बार आपको मालूम ही नहीं होता ना कि क्या एटीट्यूड होगा उसका, किस तरह से बात करेगा, क्या आपको बोल देगा। ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी अगर नॉलेज अच्छी नहीं होगी ना, या आपको पता ही नहीं होगा बात क्या करनी है, तो समझ लीजिए दिक्कत होने वाली है फिर, है ना। इसलिए सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पे आउट आएगा। उस कॉन्फिडेंस और पे आउट को लेके बीच वाली लिस्ट पे जाना है, वार्म लिस्ट पे। उससे क्या होगा ना, जो भी आपके साथ में आएगा काम करने के लिए आएगा, अच्छा काम करेगा, आपके पे आउट और बड़े होने शुरू हो जाएंगे। और जब आपके पास बड़े पे आउट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको जाना है फिर, जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी कोल्ड लिस्ट पे, आपको काम करना चाहिए। ये मत सोच लेना कि टीम बन गई है तो इसके ऊपर निर्भर हो जाऊं। कभी भी टीम के ऊपर निर्भर मत होना। आप इस बिजनेस में तब तक सक्सेस हो जब तक आप खड़े हो। जिस दिन आप बैठे, पूरी टीम बैठेगी, निश्चित रूप से रख लीजिए, लिख लीजिए ये बात। आपका खड़े रहना बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खड़े रहने से ही वजह से आपकी टीम खड़ी रहती है। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते टीम चली गई इसलिए मैं बैठा हूं, नहीं, आप बैठे हो इसलिए टीम चली गई है। टीम भी आपकी सारी एक्टिविटी देखती है। टीम भी देखती है कितना एक्शन करते हो आप। टीम भी सारी चीजें ऑब्जर्व करती है।
इसलिए हम किसी के ऊपर दोष नहीं डाल सकते। अगर आप हार रहे हैं, आप रीजन हो। आप सक्सेस हो रहे हैं तो भी आप रीजन हो। ठीक है। तो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि भाई उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया इसलिए मैं ऐसा हो गया, नहीं। आप ऐसे हो इसलिए ऐसा हुआ है। ये बात बड़ी कड़वी है लेकिन ये यही सच है। ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है इन्वेस्टन। बारीकी से ज्ञान दे नहीं पाऊंगा। और एक बात है कि कोई भी चीज अगर अधूरे ज्ञान से बताई जाती है ना, तो वो खतरे की निशानी होती है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे वाला होता है। इसलिए मैं भी इसको और समझना चाहता हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा कोई समझदार दोस्त चले जो मुझे भी समझा सके कि हाँ ये वाकई में अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो फिर उसको आप इस तरह से करके इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करके आपको कुछ डोंट्स का ध्यान रखना है कि आपको कोई कंपनी का नाम नहीं बताना है, आपको कोई वर्क का नहीं बताना है क्या वर्क है। आप इनविटेशन करने के लिए गए हैं तो सिर्फ इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन देने मत बैठ जाना। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे लोग चाय पीने के इतने शौकीन होते हैं कि वो बोलेगा चलो आओ चाय पीते हैं यार, चाय बन रही है जरा। तो वो चाय पीने बैठ जाएंगे। चाय पीते पीते जो चाय पे जो चर्चा होनी शुरू होती है वो सब उगलवा लेती है ना। कितने का पैकेज लेना है, क्या बॉटल है ना, कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे, कितना कितना पैसा आता है, तूने कितना कमा लिया, है ना। ये सारी चर्चाएं चाय पे हो जाती हैं। वो चाय 10 रुपए की चाय आपके पूरे बिजनेस को तबाह कर सकती है, आपके पूरे इन्विटेशन को तबाह कर सकती है। इसलिए उस टाइम पे चाय पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो, जैसे मान लीजिए अब हम हॉट लिस्ट में तो हमारी बात होगी, वार्म पे हमारी बात होगी, तो वार्म में हमें यही शो करना कि बहुत जल्दी में हुआ। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी एक अपने पड़ोसी को कॉल करी, है ना। आपने बोला कि शर्मा जी वैसे तो थोड़ा सा मैं बिजी था अभी बहुत ज्यादा थोड़ा सा, लेकिन मेरे को आपका दिमाग में आया, आपका नाम अचानक से मेरे सामने आ गया कि यार शर्मा जी को बताना चाहिए इसके बारे में, है ना। तो मैं जो है ना टाइम निकाल के फिर मैं इसलिए आपको मैंने कॉल करी कि शर्मा जी कि देखो लाइफ की बात है, जिंदगी को बड़ा बनाने की बात है। मुझे आपका दिमाग में आया क्योंकि मुझे मालूम है कि शर्मा जी बहुत एम्बिशियस हैं। ऐसे लोग जो थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, ऐसे लोग जो थोड़ा सा लगता है कि इनको समझाना आसान नहीं है, तो क्या करना चाहिए, उनके तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दो। ठीक है। कि मुझे मालूम है कि शर्मा जी आप थोड़ा सा लाइफ के अंदर बड़ा सोचते हो, आपका अनुभव भी बहुत बड़ा है, आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करी है, संघर्ष किया है। तो ऐसे मेहनती एम्बिशियस लोगों को जो है लोगों की मैं तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। और उस प्रोजेक्ट में सिर्फ एम्बिशियस लोगों की जरूरत है ना। अरे गहरे नत्थु गहरे आलतू फालतू के लोग चाहिए ही नहीं। ठीक है। तो एम्बिशियस और एक्सपीरियंस्ड लोग जिनके पास में एक बड़ा अनुभव है, उनके अनुभव से हमें भी फायदा मिले, तो ऐसे कुछ लोगों की मैं तलाश कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए मुझे आपका 1 घंटे का समय चाहिए, है ना। नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा, तो फिर आप मुझे बोलते रहोगे यार तूने पहले क्यों नहीं बताया था। इसलिए आज मौका है आपके हाथ में। आप संडे को ना 10 बजे मिलिए मेरे को। कहाँ मिलना है, वहां मिलना है, एड्रेस दे दीजिए। एक इनविटेशन ये तरीके का हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है, आप जैसे कई बार क्या होता है ना, जब हम स्ट्रेंजर लोग के पास में जाते हैं या कुछ ऐसे लोग के पास में जाते हैं जो हमारी कोल्ड लिस्ट का हिस्सा है, तो वहां आप शुरू कैसे करें हम लोग। सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि हम शुरू कैसे करें। तो एक लाइन मैंने एक स्पीकर की सुनी थी, एक बार ट्रेनर की सुनी थी, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। ठीक है। दो चीजें आप यूज कर सकते हो वहां पे, ध्यान से सुनना मेरी सारे लोग बात। स्ट्रेंजर को जब आप पकड़ते हो तो वहां पे दो चीजें यूज कर सकते हो आप। जैसे आप बातचीत कर रहे हो, बैठे हो कहीं पे, और आप देखो एक डायरेक्ट टारगेट टारगेट करोगे ना किसी को, तो जल्दी से आपको फायदा नहीं होने वाला आपको, है ना। इसमें भी क्या होता है ना, स्ट्रेंजर को डायरेक्टली टारगेट करने में लॉस है ना। तो कैसे करना चाहिए, जैसे कि मान लो आप कहीं चाय की दुकान पे चाय पीने बैठे हो और कोई दूसरा बंदा भी चाय पी रहा है, तब चर्चा हो सकती है क्योंकि वो चाय पीने में टाइम दे रहा है अपना, तो वो टाइम आप यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे कहीं पे अब जानबूझ के करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें, जैसे आपको पता है यार दुकान वाला दोपहर को खाली पड़ा रहता है, तो कुछ भी लेने के बहाने उसकी दुकान पे आप जा सकते हो कि भाई जरा थोड़ा सा यार एक पैकेट दही दे दो मेरे को, है ना। वो दही दे रहा है, और बताओ क्या हाल है, कैसा चल रहा है आपका काम धाम। ठीक है। तो रोने तो सभी को लोग को रोने होते हैं यार, कोई खास नहीं चल रहा है। उसे पूछा यार महीने की 1 लाख रुपए इनकम तो निकाल ही लेता हूँ यहाँ से, तो हंसने लगेगा वो कि नहीं नहीं यार कहाँ 1 लाख रुपए किराया निकल जाए बहुत बड़ी बात है, थोड़ा बहुत घर चल जाता है भाई, इस तरह की बातें वो करते हैं। ठीक है। और भी कुछ करते हो घर चलाने के लिए आप, उससे क्वेश्चन करो घर चलाने के लिए कुछ और भी करते हो आप। ठीक है। तो उसको बोलो कि घर चलाने के लिए तो यही करता हूँ, तो सपने पूरे करने के लिए क्या करते हो आप। अब इस बात को सुनकर के ना, इस लाइन को सुनकर थोड़ा सा वो
चौंक जाएगा कि ये क्या लाइन मुझे, तगड़ी लाइन है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि घर चलाने के लिए आप ये दुकान चलाते हो, सपने पूरे करने के लिए क्या करते हो? अब इसका आंसर ही नहीं होगा उसके पास में। जिससे घर नहीं चल रहा ठीक से, वो सपने पूरा करने की बात कहां से कर लेगा? तो उसको बोलो कि देखो, फुल टाइम के काम से ना घर चलता है सिर्फ। सपने पूरे करने तो पार्ट टाइम में काम करना पड़ता है। पार्ट टाइम का काम ही आपके सपने पूरे करा सकता है। इस बिजनेस को हम शुरुआत में पार्ट टाइम में तो चालू करते हैं, धीरे धीरे करके जब ये बिजनेस समझ में आने लगता है तभी तो फुल टाइम करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उनको यही बोलो कि भाई, सपने पूरे करने के लिए क्या कर रहे हो? घर चलाने के लिए चलो जॉब कर रहे हो। घर चलाने के लिए चलो आप जो है ना ये एक नाम दुकान चला रहे हो। ठीक है, या घर चलाने के लिए आप जो है ना ये रेडी चला रहे हो। लेकिन सपने पूरे करने के लिए क्या कर रहे हो? तो वो चौंक जाएगा। जब वो शांत पड़ जाएगा तो उसको बोलोगे अगर सपने पूरे करने हैं, ठीक है, तो 1 घंटे का समय दो, सपने पूरे करा दूंगा तुम्हारे। 1 घंटे का समय दो, लाइफ चेंज करने का आपको प्लान दे दूंगा। सपने पूरे करने हैं तो 1 घंटे का समय दो। जिंदगी ना बदल दो तो कहना। इस तरह के बड़े शब्द बोल करके उसके सामने आप जब रखोगे ना, तो दिमाग तो थोड़ा सा हिलेगा उसका। ठीक है, सिर्फ टाइम लेना है उसको, उसी टाइम प्रेजेंटेशन नहीं देना है। हाँ, अगर वो खाली बैठा है तो आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, लेकिन अगर वो बिजी है या वो टाइम ही नहीं है प्रेजेंटेशन देने का, तो सिर्फ टाइम लो, उसको इनविटेशन उसका करना हम, क्योंकि इनविटेशन करने गए, प्रेजेंटेशन देने नहीं गए। प्रेजेंटेशन देने जाते तो प्रेजेंटेशन ही देते, जब इनविटेशन करने जाते तो इनविटेशन ही करते हैं। दूसरा, जैसे कई बार क्या होता है, ये तो चलो हम दुकान वाले के पास चले गए, किसी कंपनी का एम्प्लॉय खड़ा है बाहर, अचानक से आपने देखा एक कंपनी का एम्प्लॉय खड़ा है ना, सिगरेट फूंक रहा है खड़ा हुआ, या कहीं पे मोमोज चाउमीन वगैरह खा रहा है। आप हमेशा बिजी बंदे से बात करो, बिजी इन द सेंस फालतू के काम में बिजी। इंपॉर्टेंट काम में बिजी होगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। कभी ये चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी इंपॉर्टेंट काम में बिजी आदमी को कभी भी इन्विटेशन नहीं करना है। आपको फालतू के काम में बिजी आदमी को इन्विटेशन करना है। जैसे कि एक बंदा किसी ठेले पे खड़ा होकर चाउमीन खा रहा है, आप भी चले जाओ, है ना। आपको पता है कि ये बंदा इसी कंपनी के अंदर काम करता है, इसी के बाहर ठेला लगा हुआ है। बहुत सारी कंपनियों का जब लंच ब्रेक होता है ना, लोग खाते हैं खड़े होकर इधर उधर कुछ ना कुछ। या जो भी सिचुएशन आपको दिखती है, किसी पान की दुकान पे खड़ा है, वहां पे जाके आपने भी कुछ ले लिया, है ना। आप कुछ भी नहीं खाते, पान भी नहीं खाते, तो भी आपने वहां पे सुपारी ले ली खाने को। ठीक है, इसके बहाने आपने बातचीत करनी शुरू कर दी। उससे बोलो कि आ, सर, मैं कुछ 15-20 ना एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, है ना। मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग जो पार्ट टाइम में काम करके 15-20 हजार रुपये कमाना चाहते हैं। तो कुछ नंबर दे सकते हो आप कुछ लोगों के, मुझे कुछ लोगों का कांटेक्ट दे सकते हो? क्योंकि आप तो इस कंपनी में काम करते हो, ऐसे भी लोग होंगे जो कम इनकम कमाते होंगे, कुछ कम करना चाहते होंगे अलग से। तो आप ये नुस्खा 10-12-15-20 लोगों पे आजमाओगे ना, तो 2-4 लोग जरूर भाई साहब आपके साथ में आएंगे। उनको बोलो कि मुझे 15-20 लोग चाहिए जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, महीने के 15-20 हजार रुपये अगर वो कमाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, है ना, पार्ट टाइम में काम करके, तो मुझे कुछ नंबर चाहिए ऐसे करके। तो वो दिमाग में उसके आएगा, यार मैं ही कमा लूं 15-20 हजार रुपए। तो वो सोचेगा, वो बोलेगा कि यार तू बाकी को तो छोड़, तू मेरे को ही बता क्या है। ठीक है, तो आपका काम हो गया फिर। तो बात यह है कि कुछ कहने की हिम्मत तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन वो कहते क्या है और कैसे कहते हैं, इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि वो बंदा आपके साथ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आपको जाके वहां प्रेजेंटेशन नहीं करनी, आपको जाके ना कंपनी का नाम बताना, मैंने बताया नहीं अभी तक जो आपने मैंने इन्विटेशन की बातें करी है। ना ही आपको वहां पे जाके प्रोडक्ट की बात करनी है। ठीक है, ना ही आपको जाके वहां ये बोलना मैं हेल्थ वेल्थ में काम कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। ना, सीधा सीधा बोलना कि मुझे 15-20 एम्बिशियस लोगों की तलाश है, जो पार्ट टाइम में 15-20 हजार रुपये काम करके कमाना चाहते हैं। तो क्या मुझे आप ऐसे कुछ कांटेक्ट नंबर दे सकते हो? तो वो कांटेक्ट नंबर थोड़ी लेने गए हो आप तो उसी को पकड़ रहे हो जाके। वही बोलेगा कि मेरे को ही बताओ यार, मैं ही कमा लेता हूँ 15-20 हजार। ठीक है। दूसरा, जिस आदमी को आप ये देख रहे हो, यार ये बेचारा बहुत मेहनत करता है लेकिन सपने पूरे नहीं कर पा रहा, तो उससे बोलो कि अब कैसे चल रहा है आपका काम, है ना। उसको एक टॉन्ट मारो कि 1 लाख महीना तो निकाल लेते होंगे, आपको मालूम है 20 हजार भी नहीं कमाता महीने का। ठीक है, उसको बोलो 1 लाख तो निकाल ही लेते होंगे। मैंने कहा, अरे कहाँ सर, कहाँ निकल रहे हैं 1 लाख, कैसी बातें कर रहे हो आप? तो आपका घर कैसे चलाते हो आप, इसी से या कुछ और भी ऑप्शन आपके पास में है? वो बोलेगा नहीं यही है। तो उसको बोलो कि घर चलाने के लिए तो ये करते हो, सपने पूरे करने के लिए क्या करते हो, है ना। ये कुछ पंच लाइन्स हैं जो यूज करके आपका काम चल सकता है। ठीक है। दूसरी एक चीज और होती है, जिस आदमी को पैसे की आग है उसको पैसा ही बताओ, कुछ और मत बताओ।
ठीक है। आपको मालूम होता है ये बंदा पैसा कमाना चाहता है तगड़ा, उसके सामने पैसे की बात करो, पैसा की भाषा हर बंदे को समझ में आती है। अगर मान लो, देखो कई बार लैंग्वेज का भी इश्यू आ जाता है। मान लो कोई बंदा ऐसा है जो साउथ का है, कर्नाटक का है या चेन्नई का है, उधर का बंदा है, अजीबोगरीब सी भाषा बोलो, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। ठीक है, हम हिंदी भाषी हिंदी बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा होता है कि हम उसको कैसे समझाएंगे, इन्विटेशन कैसे करेंगे उसको, अगर वो यहीं रहता है या हम उधर चले गए, वहां के सेमिनार में किसी को बुलाना, कैसे बुलाएंगे। तो एक सिंपल सा फंडा है कि पैसे की भाषा सबको समझ में आती है। आपको इनविटेशन करने में उसकी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, वो पैसे की भाषा सबको समझ में आती है। दो चार वर्ड याद कर लो, डू यू वांट टू अर्न मनी, मनी, ऐसे करके उंगली पे इशारा करते हैं ना पैसों का, तो डू यू वांट टू अर्न मनी। ठीक है, इनविटेशन कार्ड दिखाओ, कम हेयर टुमारो, ऐसे करके उसको दिखाओ, आ जाएगा वो। और जिसको पैसा बहुत है जिसके पास में, लेकिन लोगों की मदद करना चाहता है, तो उसको बोलो कि एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में, ऐसा प्रोजेक्ट है जहां के जरिए आप बहुत सारे गरीब लोगों की मदद कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनकी आप मदद कर सकते हो, ऐसा करके उनको बिजनेस में आप ला सकते हो। ठीक है, आपकी आंखें जब आप उस व्यक्ति के सामने जाओगे ना, आपकी आंखें बताती हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आपकी आंखें, आपकी आंखों के अंदर चमक नहीं होगी ना, आप कितने भी अच्छे शब्द बोल लेना, आप कितने भी जो ना पंच लाइन बोल लेना, वो आपके साथ में नहीं आएगा। आपकी आंखों का कॉन्फिडेंस ही सब कुछ तय करेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आपकी आंखों के अंदर, आपकी आंखें सब बयान करती हैं। आप देखो, शर्म आ रही है कैसे पता लगता है, आंखों से। गुस्सा आ रहा है कैसे पता लगता है, आंखों से। है ना, किसी से नाराज है कैसे पता लगता है, आंखों से। खुश है तो कैसे पता लगता है, आंखों से। है ना, कॉन्फिडेंस है तो कैसे पता लगेगा, आंखों से। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे पता लगेगा, आंखों से, एटीट्यूड से। सो आपकी आंखें सब बयान कर देती हैं। तो जिस व्यक्ति के सामने जा रहे हो, अगर आपकी आंखों में वो चमक नहीं है ना, ठीक है, तो समझ लीजिए वो बंदा, आप कितने भी अच्छे शब्द बोल लो, कितनी भी बातें कर लो, नहीं आएगा। दूसरी एक चीज और, एक चीज का विशेष ध्यान रखो, आपका ड्रेस कोड। पहले भी बताया मैंने और अब भी, सेमिनार में इनविटेशन करने, फिजिकली इनविटेशन कर रहे हैं, तो भाई ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन फोन पे अगर आप इनविटेशन कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, भले ही चाहे आप कच्चे बनियान में कर रहे हो, कौन देख रहा है फोन पे। लेकिन अगर दुनिया के सामने जा रहे हो तो ड्रेस कोड तो सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या वहां भी ऐसे ही जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है, वो मीटिंगों में भी ऐसे चले जाते हैं, बटन खुला पड़ा है, फटी हुई पैंट पहन रखी है, जूते नहीं है पैरों के अंदर। तो ये चीजें बदलनी है कि नहीं बदलनी है, ये कब तक ये चीजों के बारे में समझाया जाएगा, कब तक तस्वीरें दिखाई जाएंगी बहुत सारे लोगों की कि सर ऐसी टीम बनानी है, ऐसी टीम बनानी है। या सिर्फ बड़े फंक्शन में ही आने का मतलब होता है कि ड्रेस कोड में आना है। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, हर व्यक्ति हमारे लिए। एक बंदे के भी सामने जा रहे हो तो ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड जरूरी नहीं कि आप फॉर्मली पहन के जा रहे हो, अगर किसी एक बंदे के पास जा रहे हो आप कैजुअली पहन के जाओ, लेकिन सलीका तो होना चाहिए ना पहनने का, सलीका तो होना चाहिए ना। शूज तो वहां ही पहन के जाने हैं, भले कैजुअल पहन के जा रहे हो। टी शर्ट तो वहां ही पहन के जानी है, भले ही कैसी भी पहन के जा रहे हो। अच्छा तो होना चाहिए सब कुछ। अगर आपको देख के उसको लग ही नहीं रहा कि यार ये बंदा कुछ कर रहा होगा, आपको देख के उस लग ही नहीं रहा कि हाँ यार इसके साथ में काम करना चाहिए, जिंदगी बदल जाएगी, आपको देख के उसे एहसास हो रहा है यार इसके तो खुद भी ये हालात खराब हैं, इसकी ये मेरी क्या जिंदगी बदलेगा, तो कैसे आपके साथ में आएगा वो। सबसे पहले ये बदलिए आप। ठीक है, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए कि कहाँ क्या गलत लिखा हुआ है, क्या पे कौन सी चीज में मजा नहीं आ रहा देखने में, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, वो सब चीजें काम करती हैं अपना। सबसे पहले खुद को चेंज कीजिए कि हम क्या ड्रेस कोड पहन के मीटिंगों में जा रहे हैं, क्या ड्रेस कोड पहन के लोगों के सामने बैठ रहे हैं। ठीक है, वो सब चीजें मैटर करती हैं। अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग आज तक अटेंड करी है ना, तो बार बार मैंने इस चीज के ऊपर जोर दिया है, बार बार। ठीक है, सिर्फ ज्ञानी होना काफी नहीं है ना, सिर्फ एक्शन करना काफी नहीं है ना, क्वालिटीज होनी भी बड़ी जरूरी है। और ये ड्रेस कोड भी क्वालिटी के अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रेस कोड हमारा। नहीं तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा हम पे कि ये बिजनेस से पैसे भी आते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो मैंने इनविटेशन के लिए बताई हैं, वो आप इस्तेमाल करें, वो यूज करें इन चीजों में। हो सकता है, मुझे विश्वास है कि आपने नोट करी होगी।
दूसरा बात आती है सेमिनार की, है ना। हमारा जो शो द प्लान होता है, चौथा जो हमारा स्टेप है, ठीक है। हाँ, शो द प्लान। सेमिनार, जब हम सेमिनार में हम जब जाते हैं, तो सेमिनार के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले तो टाइम से पहले पहुंचना चाहिए हमें, ठीक है। सेमिनार में फॉर्मल ड्रेस में ही पहुंचना है, फॉर्मल ड्रेस में। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो सेमिनार में भी चप्पल में आ जाते हैं, या सेमिनार में भी जो है ना विदाउट टाई आते हैं, या सेमिनार में भी टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। सेमिनार का एक डेकोरम होता है, वो अगर मेंटेन नहीं होगा मजा ही नहीं आता है। सेमिनार में सारे लोग फॉर्मल में होंगे, फॉर्मल में, ठीक है। अगर आप विदाउट कोट आ रहे हो, विदाउट ब्लेजर आ रहे हो, तो व्हाइट शर्ट होनी चाहिए रेड टाई के साथ में आपकी, नीचे फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ब्लैक कलर के शूज पहने हैं तो ब्लैक ही बेल्ट होनी चाहिए, रेड कलर के शूज पहने हैं तो बेल्ट भी रेड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, कुछ चीजें और यूज करनी शुरू करें, कि अगर अपनी पॉकेट में एक पेन अच्छा सा लगा के रखो, आप एक घड़ी पहनो आप, तो बहुत अच्छा लगेगा। फॉर्मल ड्रेस का हिस्सा होती हैं सब चीजें, ये वाला, है ना। और परफ्यूम यूज करना कभी मत भूलो, है ना। सोच के देखो, आपने अच्छा ड्रेस कोड पहना है और जिस व्यक्ति का फॉलोअप करने आप बैठे हो, उसको आपके अंदर से स्मेल आ रही है, वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा आपकी बदबू नहीं सूंघ पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, परफ्यूम यूज करने की आदत डाली है। 180 से 200 रुपए का मिल जाता है परफ्यूम, ठीक है। और एक महीना खींच दोगे आप उसको, मुझे मालूम है, ठीक है। तो 200 रुपये खर्च कर सकते हैं हम लोग ना। अब एक बंदे को बिजनेस में लाने, हो सकता है कल को आने वाला डायमंड है वो आपका, लेकिन आपकी एक कमी की वजह से वो चला गया, है ना। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको करेंगे तो बड़े लेवल के लीडर बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे, सीधी सी बात है। डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है सेमिनार के अंदर। आपको जब भी किसी को अंदर बुलाना है सेमिनार में, फोन स्विच ऑफ करा के बैठाना है उसको। सबसे पहले दर्शन कराओ कि देखो पानी यहाँ पे रखा हुआ है सर, आप पानी पी लीजिए। इधर वॉशरूम में, वॉशरूम जाके आ जाइए, क्योंकि जब सेमिनार स्टार्ट होगा ना, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा जाने का। तो एक चीज पहले करा के, और सेमिनार स्टार्ट होने से पहले उसका फोन स्विच ऑफ करा के बैठना, ठीक है। अपना फोन स्विच ऑफ करके दिखाओ, भले ही आपके और गेस्ट आ रहे हो, उसके सामने स्विच ऑफ करो, बाहर जाके अपने ऑन करके फोन को अपने गेस्ट को बुला लो, कॉल करके, ठीक है। टेस्टिमनी होती है, टेस्टिमनी में 3-4 लाइनें ही बोलनी है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम मुकेश कुमार, इस सिस्टम के साथ मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इस बिजनेस से मैंने इतना पैसा अर्न किया है, ये आप बताओ। वहां पे 3 लाइनों में किस्सा खत्म करो, ठीक है। फालतू की बातें वहां पे करनी नहीं है, इतिहास आपका बताना नहीं है। जिस दिन आपके लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस दिन आपका दिन होगा, आप अपनी पूरी बातें बोले, ठीक है। दूसरा होता है वन टू वन प्रेजेंटेशन। वन टू वन प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक दिन को अलग से पूरा सेशन रखूंगा, कि वन टू वन सेशन जब प्रेजेंटेशन हम करते हैं, तो क्या क्या चीजें हमें उसमें बतानी है, वो अलग से मैं सेशन रखूंगा। कि लोगों को प्लान दिखाना है तो क्या बताना है उस टाइम पे, है ना। हमारा प्लान जो है 40 मिनट के अंदर कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए, उसमें हमारा वाई भी हम उसका क्लियर करें, हमारी कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान पूरा खत्म करें। और अगले 20 मिनट जो होने चाहिए ना, वो क्लोजिंग के लिए होने चाहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए होने चाहिए, है ना, फॉलोअप के लिए होने चाहिए। एक फॉलोअप ऑन द स्पॉट होता है ना। 5वां नंबर फॉलोअप का ही है ना, तो फॉलोअप जो है ना ऑन द स्पॉट होता है। ये चीजें क्यों नहीं आ रही है सामने? चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। फॉलोअप में देखिए, पहला फॉलोअप कब होता है? ऑन द स्पॉट होता है, कि जब आपने सेमिनार में बुलाया बंदे को, तो राउंड द सर्कल आपका फॉलोअप होता है जब हमारा सेमिनार एंड होगा। अभी सब लोग याद रखेंगे, 27 तारीख में जो हमारा सेमिनार है, सेमिनार हमारा 2 बजे हम किसी भी हालत में क्लोज करेंगे, है ना। 11 बजे एग्जैक्ट सेमिनार स्टार्ट होगा, 10:30 तक आपके गेस्ट आ जाने चाहिए। टिकट पे 10:30 का टाइम लिखा हुआ है, तो 10:30 बजे आपके गेस्ट पहुंचने चाहिए, आपको पहुंच जाना चाहिए उससे पहले ही। 11 बजे स्टार्टिंग टाइम है, 2 बजे हम एंड करेंगे उसको। 2 बजे के बाद में सभी लोगों को अपने गेस्ट को लेके खुद बैठना है, इंतजार नहीं करना कि मुकेश जी आके फॉलोअप करेंगे सबके। एक ही मुकेश जी हैं, सभी के गेस्ट होंगे, कैसे कि मिल लेंगे सबसे, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ना। तो प्रॉपर फॉलोअप तो आपको ही करना है वहां बैठ के, लेकिन मैं सबके पास चला जाऊंगा वहां पे आपके पास में, सबके गेस्टों से मिल लूंगा मैं, जैसा हमेशा ही मिलता हूँ, ठीक है। तो लेकिन फॉलोअप तो आपको ही करना है। मैं तो 2-4 बातें बोल के आ जाऊंगा, उसको कोई क्वेश्चन होगा तो वो आंसर करके चला जाऊंगा। लेकिन आपको ही लेके बैठना है अपने गेस्ट को, पहले आप फॉलोअप कीजिए, है ना। अब फॉलोअप में करना क्या है? फॉलोअप में से क्रॉस क्वेश्चन करने की, सर कैसा लगा आपको, अच्छा क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, या बिजनेस प्लान अच्छा लगा, या टीम अच्छी लगी,
तो टीम को तो अभी नहीं बोलेगा अच्छी लगी, क्योंकि टीम अभी जो ना उस तरह से बात करती नहीं है, टीम अभी ड्रेस कोड में कंप्लीटली आती नहीं है, इसलिए टीम को तो नहीं बोलेगा वो। जिस दिन टीम सारे के सारे लोग एक ड्रेस कोड में आने शुरू हो गए ना, टीम लगने लगी वाकई में डिसिप्लिन टीम है, उस दिन वो बोलेगा हाँ टीम भी अच्छी लगी। तो टीम को तो नहीं बोलेगा वो, मुझे लगता नहीं है कि टीम को बोले, इसलिए क्योंकि लोग सुधारते नहीं अपने आप को। जिस दिन आपने सुधार लिया उस दिन डेफिनेटली बोलेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी टीम बनानी है। ये 100 दिन जो हमने मिशन रखा है ना, ये 100 दिन के अंदर अंदर सब लोगों के नक्शे बदल जाने चाहिए, इन 100 दिनों के अंदर। ठीक है, तो मिशन भी उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके विजन क्लियर होते हैं। उनके मिशन कभी नहीं पूरे होते जिनका विजन ही क्लियर नहीं है, जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमारा ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम दुनिया की चीजों में कमियां ढूंढ रहे हैं, अपने ड्रेस कोड को चेंज नहीं कर रहे। कैसे आपका मिशन पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो बाहरी चीजों में मत कमियां ने दशरथ जी के अंदर कमियां ढूंढी भाई साहब, औकात बता दी 2 मिनट के अंदर उन्होंने मेरी, 2 मिनट के अंदर। और उसके बाद से उन्हीं का फॉलोअर बन गया मैं। ठीक है, इसलिए क्या है, जो चीजें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करो, है ना, अपने ज्ञान को सीमित रखो थोड़ा सा। ओके, तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे फॉलोअप कीजिए। उसके बाद में जैसे कि मैंने बोला क्रॉस क्वेश्चन करने की, आपको क्या अच्छा लगा सर, प्रोडक्ट अच्छा लगा, एक प्लान अच्छा लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा तो भी हमारे साथ में है, प्लान अच्छा लगा तो भी हमारे साथ में है। उसके बाद सर, मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू किया था और आज मैं फुल टाइमर हूँ, आप इस बिजनेस को कैसे शुरू करना चाहेंगे, एज ए पार्ट टाइमर या फुल टाइमर? तो अगर वो पार्ट टाइम में बोल रहा है तो भी अच्छी बात है, और फुल टाइमर बोल रहा है तो भी अच्छी बात है ना। अगर वो खाली है, कुछ करता ही नहीं है, तो फुल टाइमर आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कर रहा है, कुछ भी जॉब कर रहा है, तो पार्ट टाइम ही आए तो अच्छा है। उसको फुल टाइमर बना के मत ले, पार्ट टाइमर पार्ट टाइम में करवाओ उससे। ठीक है, कई बार लोग एक्साइटमेंट में आकर के और बहुत मोटिवेट होकर के फुल टाइम करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में फुल टाइम नहीं आना चाहिए बंदे को। हाँ, अगर वो कुछ करता ही नहीं, उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो फुल टाइम करे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछना है कि सर कौन से पैकेज से शुरू करेंगे, कौन से पैकेज से शुरू करेंगे? 6 बॉटल के पैकेज से, 10 बॉटल के पैकेज से, 18 बॉटल के पैकेज से, या 40 बॉटल के पैकेज से? जितने से भी शुरू करें, आपके साथ में है। उसके बाद में आपको बोलना है चलिए सर आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी ये डिटेल्स को दे दीजिए, डिटेल्स ले ली। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए कि सर प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, फ्रेंचाइजी से हम प्रोडक्ट दिला देंगे आपको, कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, इसका अमाउंट, ये कंपनी का अकाउंट नंबर है, इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये करके पूरा फॉलोअप होना है। ठीक है, ये तो हो गई वो बात जो हमें अच्छी लग रही है सुनने में। अब दूसरी बात आती है जो हमें अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, यानी कि वो क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करता है, ऑब्जेक्शन करना शुरू करता है। क्या क्या कॉमन क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब हम करते हैं? तो क्या क्या कॉमन क्वेश्चन होते हैं? अभी पैसा नहीं है मेरे पास में, अभी समय नहीं है मेरे पास में, अभी ये कंपनियां चलती नहीं है, है ना, ये जो है फालतू के काम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के होते हैं ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जैसे कि इन्विटेशन के बारे में मैंने आज थोड़ा सा बताया आपको। और फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे हम जब, तो एक प्रैक्टिकल भी उसमें करवाएंगे कि कैसे इन्विटेशन करा जाता है। ठीक है, तो उसका भी एक हम लोग बनाएंगे, तैयारी करेंगे उसकी भी, कि एक सेमिनार ना करके हम लोग एक फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे, अलग अलग टाइप के लोगों को कैसे कैसे इनवाइट करेंगे, वो हम करेंगे। दूसरा, फॉलोअप में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। कुछ कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि पैसा नहीं है मेरे पास में। ठीक है, तो उसको क्या बोलना है? ठीक है, क्या बोलना है? तो उनको पूछिए कि सर पैसा आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, कि हम यहाँ समाधान के लिए बैठे हैं और समाधान आज ही होना है। तो मुझे बताइए कि पैसा आने का ऑप्शन क्या है? इतना साल लगातार काम करने के बाद भी अगर पैसा नहीं है, तो फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, है ना। दूसरी चीज कि किसी भी बड़ी इमारत को खड़ी करने के लिए पहले ईंट तो लगानी पड़ती है ना, एक बेस तो बनाना पड़ता है। किसी भी फलदार वृक्ष को फल देने लायक बनाने के लिए एक बीज तो बोना पड़ता है। तो बिना बीज लगाए तो फल कभी नहीं आएगा। इसलिए इस बिजनेस में बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए, बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए, इस बिजनेस की स्टार्टिंग का बीज तो हमें बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, और किसी के पास भी नहीं होते पैसे। ठीक है, सो एक बार कैसे भी करके शुरुआत करनी होती है, क्योंकि सोचिए सर, हमारे साथ में कल को कोई समस्या होती है तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हर आदमी के साथ में दुनिया में समस्याएं लगी हुई हैं, लेकिन जो आदमी सिर्फ समस्याओं की बात करता है वो तो समस्याओं में घिरा रह जाता है। दूसरा आदमी समाधान की बात करता है। एक आदमी के घर में अगर किसी को कोई परेशानी हो जाती, बीमार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करता है कि नहीं करता है? ठीक है, सो इसलिए पैसों का अरेंजमेंट तो करना पड़ता है। दूसरी चीज,
कोई बोलेगा प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, ठीक है। कोई क्या बोलेगा कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत महंगे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? आप बोल सकते हैं उसको, सर देखिए, आपको इस बिजनेस में किस लेवल तक जाना है, उस लेवल की इनकम क्या है। और एक आदमी को अगर इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर करने के लिए मिल रही है, तो उसके हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो अमाउंट बहुत छोटा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस इतने कम पैसों में शुरू नहीं होता है ना। किसी भी बिजनेस को शुरू करने में सबसे पहले स्पेस चाहिए होता है ना। फिर इसका प्रोडक्ट क्या बनाना है, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, उसका लॉजिस्टिक देखना होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन देखना होता है, उसकी कुरियर कुरियर सर्विस हमें खुद देनी पड़ती है, उसके लिए स्टाफ हमें रखना पड़ता है ना। रॉ मटेरियल हमें चाहिए, उसके लिए प्रमोशन हमें करना पड़ता है। कितना पैसा जेब से लगाने के बाद भी बिजनेस चले कि नहीं चले, कोई गारंटी होती है क्या? तो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट, जिसमें आपको ना कभी ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की सोचनी है, ना आपको स्पेस चाहिए, ना आपको लॉजिस्टिक देखनी है, ना आपको सप्लाई देखनी है, ना आपको कोरियर की टेंशन लेनी है, ना आपको स्टाफ रखना है, कुछ नहीं रखना। सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करना है, और वो भी अपनी कीमत से ज्यादा का प्रोडक्ट। सोच के देखिए सर, किसी व्यक्ति को कैंसर है और डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि 20 लाख रुपए लगेंगे तुम्हारा कैंसर ठीक होने में, क्या करेगा वो आदमी? है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 या 3 बॉटल यूज करके किसी व्यक्ति को इतना बड़ा फायदा मिल गया, तो कितनी कीमत है उस 20 लाख के सामने इन प्रोडक्ट की? छोटी है कि बड़ी है? आदमी लेवल में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। कोई बोलेगा समय नहीं है, कि मैं तो सुबह शाम तक ये करता हूँ, उसके बाद में ये करता हूँ, उसके बाद में ये करता हूँ, और लगा रहता हूँ 24 घंटे। उसको बोलो सर, इस टाइम को बचाना चाहते हैं आप, तो अपने टाइम को शेड्यूल करना सीखिए, है ना। आप अगर अपने टाइम को शेड्यूल करेंगे तो इस बिजनेस को करने का टाइम मिल जाएगा। और ये बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम की आवश्यकता नहीं है, ये स्पेयर टाइम में भी होता है ना, ये सम टाइम पे भी चलता है, जब आपको मौका मिले तब। और अपने काम को करते करते बिजनेस होता है। मान लेते हैं आप दुकान पे बैठे हैं, तो बिजी तो हैं, लेकिन दुकान पे जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे रहते हैं बहुत सारे लोगों को कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बातचीत कर सकते हैं। हम कहीं भी हो, कितना भी काम क्यों ना कर रहे हो, हर व्यक्ति फेसबुक पे अपना टाइम खराब कर रहा है, हर व्यक्ति इंस्टा पे अपना टाइम खराब कर रहा है, हर व्यक्ति अपना, है ना, यूट्यूब पे टाइम खराब कर रहा है। तो कुछ भी काम करते हुए हर आदमी सोशल मीडिया पे अपना डाटा खराब कर रहा है। लेकिन उतना ही टाइम यूज करके अगर हमने लोगों को कॉल करना या मैसेज करने का टाइम निकाल लिया, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस चल जाएगा, आपके बिजी रहते हुए चल जाएगा। और बिजी लोग ही बड़े काम करते हैं, वेले लोग कुछ नहीं करते। लोग कहते हैं ना, फालतू खाली लोगों का काम है ये खाली लोगों का काम नहीं है। खाली रहने वाले को तो खाली रहना ही पसंद है, वो ये नहीं कर सकता, लेकिन ये बिजी लोग ही करते हैं। मैं भी सुबह से शाम तक पढ़ाता था भाई साहब पहले। मैं सुबह को 7 बजे से लेके, मैं अपनी हिस्ट्री बताता हूँ, जब मैं 2010 में ये बिजनेस शुरू किया था ना, 2009 की दिसंबर में मैंने बिजनेस शुरू किया था, 2010 लगने वाला था, 28 दिसंबर को मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर दी। तो मैं उस टाइम की कहानी सुनाता हूँ। 5 बजे मेरा पहला ट्यूशन होता था नंदग्राम के अंदर, 5 बजे, 4:30 बजे मैं अपने घर से निकल जाता था। वहां से फिर मैं विजयनगर जाता था दूसरा क्लास लेने के लिए, और 9 साढ़े 9 बजे तक मैं घर पे आता था, है ना। तो उसके बाद में दिन में भी मेरी क्लासेस थी, जो एनआईओस की क्लासेस होती हैं वो क्लासेस लेता था मैं दिन में। उसके बाद जैसे ही 2 ढाई बजते थे, 2:30 बजे से बच्चे घर आ जाते थे छुट्टी से, मेरी रात तक क्लासेस चलती थी, मैं तो पूरा बिजी था। और उससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था उस टाइम से पहले, तो वो भी टाइम मेरा बिजी रहता था। तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। लेकिन आज तो टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है आज तो। अगर मैं भी ये सोचता है तो खाली लोगों का काम है, फिर तो मेरा होता ही नहीं ना कुछ भी। आज जितने लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, ये कौन सा खाली बैठे हुए थे, ये सारे बिजी लोग थे। लेकिन इनको पता था कि अगर हमने जिंदगी भर यही काम किया तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिजी रहना पड़ेगा। ना हमारे पास में सोसाइटी के लिए टाइम होगा, ना हमारे पास में रिलेटिव्स के लिए टाइम होगा, ना हमारे पास में घर के लिए टाइम होगा, किसी चीज के लिए टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज बिजनेस को करते हैं ना, तो टाइम ही टाइम होगा इसमें। आप वो एक, हम एक ट्रायंगल वाला रूल दिखाते हैं ना, टाइम का और उसका इनकम का, वो बना करके, जिसमें एक स्क्वायर बना के हाइपोटेनस बना देते हैं, और एक तरफ टाइम और एक तरफ इनकम लिखते हैं। वो बना के दिखा सकते हो आप, तो जल्दी समझ में आती है बात, है ना। तो ये कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हैं इस तरह के, जिसको आप बता सकते हो। और बारीक क्वेश्चन करने हैं तो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ सभी लोगों को, कि अपने अपने मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप नोट करके रखिए। और अभी 1 या 2 दिन के अंदर फिर से हम इस मीटिंग को करेंगे, जिसमें सिर्फ कंप्लीट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा। और उसमें हम कुछ इनविटेशन का पार्ट भी रखेंगे, जिसमें आप एक दूसरे को इनविटेशन प्रैक्टिकली यहीं पे करेंगे। 2 लोगों के फोन ऑन करेंगे, हम इसमें माइक ऑन करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को इनविटेशन करेंगे, है ना। और कुछ अपने क्वेश्चन रखिए,
वो मेरे पास आप भेज दीजिएगा सभी लोग व्हाट्सअप करके, उनके आंसर्स मैं आपको दूंगा उस मीटिंग के माध्यम से। तो ये मीटिंग हम कल को तो नहीं रखेंगे, परसों रखेंगे, है ना, परसों या संडे में रखते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर हम इस मीटिंग को रखते हैं। ये हो गया फॉलोअप। 100% यूजर, जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सारी चीजें यूज करना जानता है वो 100% यूजर है। उसके पास वो सबसे पहले तो प्रोडक्ट का यूजर है, प्रोडक्ट यूज करता है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करेगा उसके बेनिफिट सभी ठीक से बता पाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट और प्लान का मैनुअल हमारे पास में होना चाहिए, और नहीं है तो मंगवा लीजिए आप लोग। रजिस्ट्रेशन करना हमें सीखना पड़ेगा, है ना। बबलू जी आपको रजिस्ट्रेशन करना, मेल करना, है ना, आपकी आईडी को कैसे आप एक्सप्लोर करते हैं वो सारी चीजें करना आपको सिखाएंगे एक दिन मीटिंग लेकर के, ठीक है। प्रमोशन करना आपको आना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, टीम भावना के साथ में काम करना है, कभी क्रॉस लाइन ही नहीं करनी है, दूसरे की टीम को इधर उधर नहीं करना है ना। कुछ लोग करने की बहुत कोशिश करते हैं, आदतें हैं उन लोगों की, गलत आदतें हैं, है ना। है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया भर की कंपनी करते हैं, तो सोचते हैं उस कंपनी में इसको लगवा दूं, उस कंपनी में इसको लगा दूं, तो दुनिया भर के प्लान बेच सकते हैं। ऐसे लोगों को ब्लॉक मारना शुरू करो भाई, ये बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है किसी को इग्नोर मारना। सबको बड़ा मुश्किल लगता है यार, कितने फायदे होंगे इससे, अगर एक भी बॉटल दे देगा तो फायदा हो जाएगा, ये चीजें ना, ये गरीबों वाली सोच बंद करो सब लोग, ठीक है ना। ये चीज सोच छोड़ दो। बड़ा आदमी बनना है ना तो बड़े लोग की सोचना शुरू करो। बड़े आदमी बोलते हैं जो आपके रास्ते का रुकावट है ना उसको सबसे पहले साइड करो। अपने बिजनेस की रुकावटें हम खुद बनाते हैं और खुद ही हटा सकते हैं उनको, तो हटाना शुरू करो उन लोगों को रास्ते से। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उससे काउंसलिंग करो। आप अगर अपने अपलाइन के रेगुलर टच में नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे माय डियर। अगर आपकी बात आपके अपलाइन से नहीं होती है, या आपका अपलाइन आपको कॉल नहीं करता है ना, तो आप इस बिजनेस में काम नहीं कर रहे हो। आप अपलाइन यानी कि जैसे आप भी किसी के अपलाइन हो, और आप अगर अपनी टीम को कॉल नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। और आपकी टीम अगर आपको कॉल नहीं कर रही है तो भी आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ करते हुए देख ही नहीं रही। अगर वो कुछ आपको करते हुए देखती है ना, तो आपको रेगुलर कॉल करेगी। लोग उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो कुछ करके दिखाता है। जो कुछ नहीं करता ना, उसके साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। और ऐसे लोग हमेशा एक काम करते हैं, वो सिर्फ रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं और रोते रहते हैं बस। तो रोते हुए आदमी नहीं बनना है, एक्टिव आदमी बनो, कुछ करके दिखाना है। अपने आप को सबसे मजबूत बनाओ, कॉन्फिडेंस आपका हमेशा हाई होना चाहिए। जब भी कभी भी नेगेटिविटी मन में आए तो तुरंत अपने एक्टिव अपलाइन को कॉल लगाओ, है ना, सारी बातें उसके साथ में डिस्कस करो। अपने एक्टिव अपलाइन को पहचानने की आदत हमारी होनी चाहिए कि हमारा एक्टिव अपलाइन कौन है। आपका एक्टिव अपलाइन वही होता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, जो आपसे हमेशा बात करता है, जो आपकी चिंता करता है, वो आपका एक्टिव अपलाइन होता है, ठीक है। जो आपको छोड़ के सबकी चिंता कर रहा है ना, वो आपका एक्टिव अपलाइन कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अपने एक्टिव अपलाइन को ही पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। आपके ऊपर जितने भी लोग हैं ना वो सब आपके अपलाइन है, लेकिन जो आपकी सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है वही आपका एक्टिव अपलाइन है। जो आपके साथ हमेशा खड़ा है वही आपका एक्टिव अपलाइन है, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार हमें ऐसा लगता है यार वो तो हमें कभी सपोर्ट नहीं कर, गुरतेज सर तो हमें कभी सपोर्ट नहीं करने आते, तो हमारे एक्टिव अपलाइन नहीं है। नहीं, वो आपके एक्टिव अपलाइन है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं आपका एक्टिव अपलाइन हूँ, तो मैं जितने लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, मैं अपने जितने एक्टिव अपलाइन के साथ में लगा हुआ हूँ, या मैं अपने जितने एक्टिव अपलाइन को अपने मीटिंग्स में बुला रहा हूँ, सेमिनार में बुला रहा हूँ, तो वो सब आपके भी एक्टिव अपलाइन है। समझ रहे हैं ना बात। क्योंकि मैं उनके और आपके बीच का मैग्नेट हूँ। उनकी बातें आप तक पहुंचाना मेरा काम है, आपकी बातें उन तक पहुंचाना मेरा काम है। कोई व्यक्ति, गुरतेज सर आपके साथ में फील्ड में काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके एक्टिव अपलाइन नहीं है, वो भी आपके एक्टिव अपलाइन है। परवेश सर भी आपके एक्टिव अपलाइन है, ठीक है। सब लोग आपके एक्टिव अपलाइन है जिनको मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी। एडिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम किसी से बातचीत कराएं, है ना, जब भी हम अपने अपलाइन को किसी से इंट्रोड्यूस कराएं, तो उस समय में एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। सामने वाले व्यक्ति को तो हम इतना बड़ा बना देते हैं कई बार, और अपलाइन को छोटा सा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए शर्मा जी हैं एक, और एक वर्मा जी आपके अपलाइन है, तो वर्मा जी से शर्मा जी की बात करानी है। तो आप कैसे इंट्रोडक्शन कराओगे कि इस तरह से, शर्मा जी ये मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर दिनेश वर्मा जी, और दिनेश वर्मा जी जो हैं बहुत ही शानदार अपलाइन हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं, सभी की मदद करते हैं, सभी के सपोर्ट करते हैं। और आज इस बिजनेस में अपने संघर्ष को अपने बिजनेस में संघर्ष के बाद इतना कामयाबी इनको मिली है। तो ये प्रेरणा स्रोत है हमारे, ठीक है, ये बताया। और सर ये हमारे रमेश शर्मा जी हैं। आज इनको मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखने बुलाया था, इनको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बातचीत कराऊं, ठीक है। फिर अपने आप बात करेंगे वो, आपने इंट्रोडक्शन नहीं कराया। कई बार लोग फोन पे क्या करते हैं, सर एक बंदे से बात करनी है ना,
और बंदे का नंबर तुरंत, हाँ हूँ कुछ नहीं, बातचीत कुछ नहीं, तुरंत उसका वो मर्ज करके कॉल को इधर बात कर लो एक बार। अब वो कौन है क्या नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अचानक से आप बोल दे इससे बात कर लो। ऐसा नहीं होता। अगर फोन पे भी किसी से बात कर रहे हो, प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराओ फोन पे भी। ठीक है, कि सर मैं आपकी एक व्यक्ति से बात करा रहा हूँ, है ना, वो अभी कुछ दिन पहले मुझसे मिले, उनको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, बहुत शानदार उनको लगा, बिजनेस में साथ में आना चाहते हैं, है ना, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उनसे बातचीत करें। ठीक है, तो मैं मर्ज कर रहा हूँ कॉल। मर्ज करने के बाद में आपको उस व्यक्ति से बोलना है कि ये यादव जी मेरे साथ में मेरे ग्रेट अपलाइन आ चुके हैं, और सर मेरे साथ में यादव जी हैं। यादव जी बिहार से हैं, और यादव जी ने कुछ दिन पहले प्लान देखा था और इनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक दो सवाल इनके हैं जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने इसलिए आपको लाइन पे लिया है। तो यादव जी एक बार सर से आप बात कीजिए, वो आपको सारी क्वेरी क्लियर करेंगे। ऐसे करके इंट्रोडक्शन कराना है, एडिफिकेशन कराना है। अपने अपलाइन की ग्रेटनेस तो दिखाओ ना, कल को तभी तो लोग आपकी ग्रेटनेस दिखाएंगे। ठीक है। टीबीएफ टेप बुक फंक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। अगर कामयाब होना है ना, तो ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति ने ये स्टेप करना शुरू कर दिया ना, वो सारे स्टेप करेगा, उसको बाकी चीज समझाने की आवश्यकता नहीं है ना। इस बिजनेस को बड़े लेवल पे करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो बुक्स पढ़ने की सब लोग आदत डालो। बहुत सारे लोग दुनिया भर की जूमों में जो जाते हो ना, दुनिया भर की जूम में जो जा रहे हो, और एक सिंगल बुक नहीं पढ़ते, उनको मेरी सलाह है कि एक जूम कोई भी अटेंड कर लो, है ना, और बाकी सारे जूम में कैंसिल करके बुक्स पढ़ने की आदत डालनी शुरू करो। कुछ बुक्स के नाम मैंने आपको बताए थे, है ना, जैसे कि शुरुआत में आप पढ़ सकते हो बड़ी सोच का बड़ा जादू, या थिंक एंड ग्रो रिच। एक बुक पढ़ सकते हो आप, सवाल ही जवाब है ना, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। और एक बुक और है, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। ये कुछ किताबें हैं, ये आप पढ़ सकते हो। नेट मार्केटिंग की बहुत सारी किताबें हैं, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन बुक पढ़ने की आदत डालो। जब आपने लीडरशिप के ऊपर बुक पढ़नी शुरू कर दी ना, उस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं जो अपनी ट्रेनिंग्स में, बेसिक ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ जो भी, उसमें आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको अक्षर से याद आता चला जाएगा, सर तो यही बताते हैं यार, हमेशा यही बातें करते हैं सर जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, मैं दो ही तरह की बातें करता हूँ, या तो किताब की लिखी हुई बात करता हूँ, या फिर अपने अनुभव से जो मैंने महसूस किया है वो सारी बातें करता हूँ। और कोई बातें मैं करता नहीं हूँ कभी भी। इसलिए मैक्सिमम जूम को छोड़ करके आप जो है बुक्स पढ़ने की आदत डालना शुरू करो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर कंफ्यूज हो जाओगे आप। सच बोल रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आती है फंक्शंस। ऑडियो तो आप बुक भी ऑडियो में सुन सकते हो, लेकिन बुक आपके पास में फिजिकली भी प्रेजेंट होनी चाहिए। सिर्फ ऑडियो सुनने से काम नहीं चलता है। तो ऑडियो में जैसे ऑडियो वीडियो हम देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी वीडियोस हम सुन सकते हैं। वो हमेशा सही चीजें बताएंगे आपको, गलत कोई नहीं बताएगा उनमें से। ठीक है, तो अच्छी चीजें हम सुन सकते हैं। दूसरा, एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ यहाँ पे, लेकिन सुरेंद्र वस्त जी का चैनल सब लोग सब्सक्राइब करो। सुरेंद्र वस्त जी जो है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, चैट्स विद सुरेंद्र वस्त। इनका चैनल सब लोग सब्सक्राइब करो। मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा सब्सक्राइब करवाने से, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लीडर्स को सुनने को मिलेगा, उनके संघर्ष की कहानी सुनने को मिलेगी, नेट मार्केटिंग के बारे में आपका ज्ञान बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको करने के लिए बोल रहा हूँ। अगली चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शंस। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। ये रीढ़ है हमारे बिजनेस की, रीढ़। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप अभी तक पिछले कुछ सालों में जो भी हैं, इसको सबको साइड कर दो, भूल जाओ क्या था। ठीक है, आज से कसम खा के, और 1 साल तक, 1 साल तक अगर आपने कंप्लीट सिर्फ फंक्शनों पे जोर दे दिया ना, पूरा दम फंक्शनों पे लगा दिया, तो आप वो कर सकते हो जो पिछले 10 सालों में आपने नहीं किया है। इसलिए मैं और एक चीज की रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, कि मैं जो प्लानिंग्स बनाता हूं ना, उसमें फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। आपने फंक्शनों में पूरा दम लगाना शुरू कर दिया ना, तो आप ये देखना कि कुछ ना कुछ इतना बड़ा हो जाएगा आपके साथ में, जिसकी कल्पना आपने नहीं करी होगी। मैं जो स्ट्रेटजी बनाता हूँ, ये जो मैं टारगेट सेट करता हूँ, इन फंक्शंस के बेसिस पे करता हूँ। और फंक्शन अगर फेल होंगे, तो सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाएगी, सारे मिशन फेल हो जाएंगे। इसलिए फंक्शंस में आप सब लोगों को मेरा साथ देना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शंस जो है उसका होता है जिसकी टीम बैठी है फंक्शन में। अगर हम दुनिया भर के लोग इकट्ठे करके फंक्शन कर भी लें, तो उससे हम दुनिया को ये तो दिखा देंगे देखो मैंने फंक्शन कर लिया, लेकिन उससे आपका पर्सनल बेनिफिट कितना हुआ, आपकी टीम को कितना बेनिफिट। अभी मैंने जो प्लान बनाया है वो ये है कि हम अपने फंक्शन में किसी की भी टीम को नहीं बुलाएंगे। कोई खुद से आएगा अच्छी बात है, मना किसी को नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी की टीम को बुलाऊंगा ही नहीं, नहीं नहीं, वो चीज नहीं।
मैं जो टारगेट डिसाइड करूंगा अब किसी और की टीमों के बेसिस पे नहीं करूंगा। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, मान लो हमें 250 लोग का फंक्शन करना है, तो हम ये सोचते थे 150 हमारे हो जाएंगे, 100 लोग तो बाहर के भी आ जाएंगे। अब नहीं, अब अगर 250 लोग का फंक्शन करना है तो 250 अपने ही चाहिए, है ना। दूसरे लोग आएंगे वो ऊपर अलग, उनसे कोई लेना देना नहीं। 250 लोगों का फंक्शन अगर करना है तो 250 के 250 अपनी ही टीम के लोग चाहिए उसमें। तो फंक्शन को जीने की आदत डालिए, फंक्शन त्योहार की तरह होना चाहिए। दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, सारे त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं। फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं कभी क्या? है ना। हर त्योहार में जैसे फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, फंक्शन में इन्वॉल्व करना शुरू करो एक बार, आपको फंक्शन के फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी रिसेंट हमारा जो फंक्शन होने वाला है, 27 अगस्त को गाजियाबाद के अंदर आरडीसी में सोहंस होटल के अंदर हमारा फंक्शन होगा, सेमिनार होगा। और ये सेमिनार कम गेट टुगेदर होगा, फैमिली प्रोग्राम है ये। तो इसमें एक तो सारे लोग अपनी फैमिली के साथ में आएंगे, सबसे पहली चीज ये सब लोग दिमाग में डाल लें कि सब लोग एक तो अपनी फैमिली के साथ में आएंगे। और हर व्यक्ति मिनिमम 5 गेस्ट के साथ में वहां पे पहुंचेगा, क्योंकि 5 गेस्ट पे आप लोगों के लिए लंच फ्री है। ठीक है। जो हमारा टारगेट हमने हमेशा दिया है सब लोगों को, कि जो भी 5 गेस्ट के साथ में फंक्शन में आएगा, 5 गेस्ट लेके आएगा पर्सनल, टीम से नहीं पर्सनल, उसको हम एक अच्छे होटल के अंदर लंच कराएंगे। ठीक है। जैसे कि पहले भी करवाया था हमने। तो ऐसे ही हम लोग, ये हमारा परमानेंट टारगेट है, इसको आप परमानेंट दिमाग में डाल लीजिए। तो आपको हमेशा 5 गेस्ट के साथ में ही काम करना है। और 5 गेस्ट अगर आपके आएंगे, देखो कोई भी व्यक्ति अगर पर्सनल 10 गेस्ट लेके आएगा तो हस्बैंड वाइफ को लंच मिलेगा उसमें। ठीक है। तो अभी 27 तारीख के इस फंक्शन में आपको पूरा जोर लगा देना है। टिकट लोगों के पास में पहुंच चुके हैं, जिनको टिकट नहीं मिले वो मुझसे ले लेंगे। ठीक है। 100 रुपीज का टिकट है फंक्शन का। और आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं मैं, कि आप अब गेस्टों से टिकट लेना शुरू करेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो आपको जैसे करना है करिए, वो आपकी हेडक है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हम करते थे कभी, कि गेस्ट से भी हम टिकट लेते थे, मैं कभी भी गेस्ट के पैसे दे के फंक्शन में नहीं लेके गया उसको, उससे ही पैसे निकलवाए मैंने। और आज भी निकलवा सकता हूँ मैं। ठीक है। वो बात और वो गट्स, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन हमने पहले ही ग्रंथि बना रखी है, गेस्ट तो देगा ही नहीं पैसे। क्यों नहीं देगा जी गेस्ट पैसे? पिक्चर देखने के पैसे नहीं देता वो? है पिक्चर क्या दूसरों के दम पे देखता है? देता नहीं पिक्चर के, मेले में जाता है पैसे नहीं देता वो, टिकट नहीं लेता वहां पे। क्या मिलता है वहां पे जाके? दो दो आधे पौन घंटे का मजा मिल जाता है उसको, इससे ज्यादा क्या होता है? लेकिन जिस फंक्शन से उसकी जिंदगी बदल सकती है, वो उसके लिए 100 रुपये नहीं दे सकता। ये बातें समझाने के लिए, है ना, कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो वो आराम से पैसे देगा। ठीक है। देगा पैसे वो। सो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा एक दिन, कि कैसे गेस्टों से पैसे निकालने हैं। आपको आपको आदत पड़ जाएगी निकालने की, तो टेंशन की बात ही नहीं है कुछ भी। लेकिन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा कोई भी फंक्शन में जितने भी लोग मिशन में हैं हमारे, जीत पर से जीत के मिशन में हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं।